पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर। किस नंबर 153 नाग और सुपरमैन दूसरा हिस्सा। अंबर ने मलिका को कश्ती में बिठाया और खाई पार कर ली। रात का पिछला पहर हो गया था। मलिका को कोठड़ी से लाने के लिए जल्लाद रवाना हो चुका था, क्योंकि उसे सुबह मुंह अंधेरे फांसी पर चढ़ाना था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अंबर मलिका को लेकर उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा जो नीचे वादी की तरफ जाता था, मगर उसे घोड़ों की जरूरत थी। मलिका इतना तेज नहीं चल सकती थी। घोड़े वहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। उधर सुबह का उजाला आसमान पर फैलने लगा था। मलिका के फरार का राज किसी वक्त भी खुल सकता था। मलिका तेज तेज चल रही थी। वो थक गई थी। उसे इस किस्म की मुशक्कत की आदत नहीं थी। सारी जिंदगी वो मखमल के कालीनों पर चली थी। उसके पांव दुखने लगे, मगर खामोश रही। यह उसकी जिंदगी और मौत का मामला था। अंबर को भी इस बात का एहसास था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वो मलिका को ज्यादा देर तक नहीं चला सकता था। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। मलिका के एक पांव में पत्थर की नोक लगी और खून बहने लगा। वो दर्द से लंगड़ा कर चलने लगी। उधर सुबह होने ही वाली थी। एकदम से किले की जानिब से शोर की आवाजें आई। अंबर समझ गया कि मलिका के फरार का पता चल गया है। अब मलिका की जिंदगी खतरे में थी। अभी कोई दम में किले से फौज के दस्ते मलिका की तलाश में निकल खड़े होंगे। मलिका भी परेशान हो गई। अंबर के पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। वो किले से ज्यादा दूर नहीं थे। मौत सर पर मंडला रही थी। अचानक अंबर ने देखा सड़क से हटकर एक पथरीले मकान के बाहर एक घोड़ा खड़ा घास चर रहा है। अंबर ने मलिका को कंधे पर उठाया और उस मकान की तरफ भागा। मकान खाली पड़ा था। घोड़े पर जीन कसी हुई थी। अंबर ने जेब से सोने के 4 सिक्के निकालकर जहां घोड़ा खड़ा था वहां रखे। पहले मलिका को घोड़े पर बिठाया, उसके बाद खुद भी बैठ गया और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा खेतों से निकलकर हवा से बातें करने लगा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। सुबह होने तक वो किले से बहुत दूर पहाड़ियों के पार निकल चुके थे। दोपहर तक वो घोड़ा दौड़ाते चले गए। दोपहर के बाद उन्होंने एक जगह नहर के किनारे थोड़ा आराम किया। पानी पीकर ताजा दम हुए और फिर सफर शुरू कर दिया। अभी मुल्क समरना की सरहद एक रात के फासले पर थी। रात उन्हें रोम की ऊंची पहाड़ियों की दूसरी जानिब हुई। मलिका का थकान और भूख से बुरा हाल था, मगर शाही खानदान की औरत थी, इसलिए सब्र करके बैठी थी। हाय भूख लगी है का शोर नहीं मचा रही थी। अंबर को भी एहसास था कि मलिका ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जहां उन्हें रात पड़ी वहां दूर मैदान में एक जगह दरख्तों का झुंड था, जिसके करीब ही कुछ मकानों में रोशनी हो रही थी। अंबर ने मलिका को एक जगह बिठाया और खुद कुछ खाने को लाने के लिए उन मकानों की तरफ चल दिया। यहाँ कुछ किसान वगैरह रहते थे। अंबर ने सोने का सिक्का देकर उनसे रोटी, गोश्त और पानी खरीदा और मलिका को लाकर दिया। दोनों ने मिलकर मजे से खाया। अंबर यूं ही मलिका के साथ खा रहा था, वगरना उसे कोई भूख प्यास नहीं लगती थी। मलिका ने कहा, हमें रुकना नहीं चाहिए, हो सकता है सिपाही रातों रात यहाँ पहुंच जाएं। अंबर ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हूं मलिका, क्योंकि तुम थक गई हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। मलिका ने कहा, ऐसा आराम किस काम का कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं और फिर सूली पर लटका दी जाऊं। अंबर ने कहा, तो फिर हमें इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। मलिका बोली, मैं तैयार हूं। थोड़ी देर बाद अंबर और मलिका रात के अंधेरे में घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। सुबह होने से पहले पहले उन्होंने रोम की सरहद पार कर ली और मुल्क समरना में दाखिल हो गए। अब मलिका को किसी किस्म का फिक्र नहीं था। वो महफूज हो चुकी थी। अंबर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने जिस काम का वादा किया था वो पूरा हो गया, क्योंकि बहादुर और नेक किरदार वाले लोग जो वादा करते हैं उसे हमेशा पूरा करते हैं, चाहे उन्हें कितनी तकलीफ क्यों न उठाना पड़े। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब वादा करो तो उसे पूरा करो। अल्लाह ताला भी वादा पूरा करने वालों को पसंद फरमाता है। अंबर ने मलिका रोम को समरना के बादशाह के हवाले किया और खुद वहां से मारिया और नाग की तलाश में रवाना हो गया। वो वापस रोम की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसका ख्याल था कि मारिया रोम में नहीं है, हालांकि वो रोम में ही थी। वो समरना से निकलकर मुल्क मिस्र की तरफ चल पड़ा, जो उस वक्त रोम के कब्जे में था। फिरौन का दौर खत्म हो चुका था और मिस्र पर रोमी बादशाह का गवर्नर हुकूमत करता था। मिस्र अंबर का वतन था, मगर अभी वक्त की गर्दिश ने पीछे की तरफ 1200 साल के चक्कर लगाने थे। फिर कहीं जाकर अंबर को अपने शहर की गलियां और दरियाए नील के किनारे अपना मकान दिखाई देना था, क्योंकि वो आगे जाने के बजाय वक्त के पीछे की तरफ जा रहा था, जैसे किसी घड़ी की सुइयां पीछे की तरफ चलना शुरू कर दें। अंबर के पास समरना के बादशाह का दिया हुआ शानदार घोड़ा था, इसलिए रोमन सिपाही की वर्दी वहीं फेंक दी थी और अब एक नीले रंग की लंबी उबा और सर पर रेशमी अमामा बांधे हुए था, जो उस जमाने के सौदागरों और शरीफ लोगों का लिबास हुआ करता था। अंबर को हम इसी जगह छोड़ते हैं और अब वापस चलकर मारिया को देखते हैं कि वो किस हाल में है। वो रोम शहर की एक हवेली के कुएं में बेहोश पड़ी थी। सारी रात बेहोश रहने के बाद मारिया को होश आया तो कुएं में हल्की हल्की रोशनी ऊपर से आ रही थी। उसने फैसला कर लिया कि ख्वाह कुछ हो जाए,
उसे वहां से किसी न किसी तरह से निकलना होगा। मारिया ने उस सुराख में झांक कर देखा जहां से पानी के बहने की आवाज आ रही थी और जिसके अंदर तेंदुआ रहता था। अंदर अंधेरा था। पानी की आवाज को उसने गौर से सुना। ऐसा लग रहा था कि पानी आगे जाकर किसी जगह गिर रहा है। मारिया ने खुदावंद का नाम लिया, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को याद किया, सीने पर सलीब का निशान बनाया और सुराख में से गुजरकर दूसरी तरफ पत्थरों पर पांव रख दिए। पानी ठंडा था और उसके टखनों से टकरा रहा था। अचानक एक तरफ से तेंदुआ उछल कर आया और उसने अपने लंबे लंबे बाजू चलाने शुरू कर दिए, मगर मारिया को वो अपनी पकड़ में नहीं ले सकता था क्योंकि मारिया गायब थी। मारिया को अंधेरे में अब हर शय दिखाई दे रही थी। ये एक गार था जिसकी छत बहुत नीची थी। पानी तेजी से आगे की तरफ बह रहा था। तेंदुआ एक खो में बैठा बाहर बाजू चला रहा था। मारिया पानी में उतर गई। पानी उसकी गर्दन तक था, मगर मारिया डूब नहीं सकती थी। वो पानी के अंदर से होकर भी जा सकती थी। उसने पानी के बहाव के साथ बहना शुरू कर दिया। काफी दूर जाकर पानी एक छोटी सी आबशार की तरफ एक जरा चौड़ी नहर में गिरने लगा। मारिया भी पानी के साथ ही नहर में आ गई। यहाँ गार बड़ा हो गया था, छत भी ऊंची हो गई थी। मारिया बहते बहते बहुत आगे निकल गई। यहाँ एक तरफ से हल्की सी रोशनी पानी पर पड़ रही थी। करीब जाकर मारिया ने देखा कि बाएं तरफ एक कोठली का दरवाजा बना हुआ था जो खुला हुआ था। रोशनी उस कोठली में से आ रही थी। मारिया पानी से निकलकर कोठली में आ गई। उस कोठली में हल्की हल्की सफेद रंग की गैस फैली हुई थी, जैसे धुआं हो। मारिया ने कोई ख्याल न किया और जिस तरफ से रोशनी आ रही थी उस तरफ चलने लगी। ये एक और दरवाजा था। गैस का सफेद धुआं उस दरवाजे से आ रहा था। मारिया दरवाजे में से गुजरकर दूसरी तरफ गई तो यहाँ पत्थरों की दीवारों में से हल्के सफेद रंग का धुआं निकल रहा था। धुएं में मारिया का दम घुटने लगा। उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। वो धुएं के बादल में घिर चुकी थी। वो भागती चली गई। आखिर वो खुली हवा में आ गई। उसने एक लंबा गहरा सांस लिया और आंखें खोलकर देखा। वो गार से बाहर निकल चुकी थी। उसके इर्द गिर्द स्याह पहाड़ियां थी और आसमान पर सूरज की रोशनी फैली थी। मगर अचानक मारिया खौफ से कांप उठी। उसे अपना जिस्म, अपना हाथ, अपने पांव और सारा जिस्म दिखाई देने लगा था। मेरे खुदा, ये क्या हो गया? वो परेशान हो गई। जिस गैस में से वो गुजर कर आई थी वो हजारों सालों से पत्थरों में से खारिज हो रही थी। उस गैस में कुछ ऐसे अज्जा थे कि जिसने मारिया के जिस्म को जाहिर कर दिया था। मारिया सर पकड़कर बैठ गई। अब वो एक आम औरत की तरह कमजोर और बेबस औरत थी। उसे चोट लग सकती थी और तीर या तलवार के वार से हलाक भी हो सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो क्या करेगी? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो फिर कैसे गायब होगी। उससे ख्याल आया कि शायद गैस का असर जब खत्म हो जाए तो वो फिर से गायब हो जाए, मगर खुदा जाने गैस का असर कब खत्म हो, और क्या मालूम ये असर कभी खत्म ना हो। अब उसे भूख भी लग रही थी क्योंकि जिस्म आम इंसानों की तरह काम करने लगा था और उसे खाने पीने की जरूरत थी। फिर भी मारिया चूंकि एक बहादुर औरत थी और बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल चुकी थी और मुश्किल से मुश्किल हालात से गुजर चुकी थी, इसलिए उसने हिम्मत न हारी। वो पहाड़ियों से निकलकर बाहर खुली जगह पर आ गई। यहाँ दूर दूर तक खेत थे। धूप निकली हुई थी। बहुत दूर मकानों का झुरमट था, जहाँ एक ऊंचा सफेद सतूनों वाली रोमन तर्ज का बड़ा मकान दिखाई दे रहा था। मारिया ने अपने लिबास पर गौर किया। ये लिबास काफी पुराना था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि 400 बरस आगे के जमाने का था, क्योंकि वो 400 बरस अचानक तारीख के पीछे आ गई थी। एक तरफ अंगूर के बाग थे। मारिया ने वहां जाकर कुछ अंगूर खाए, चश्मे पर मुंह हाथ धोया, अपना चेहरा देखा। खुदा जाने कितने 100 साल के बाद वो अपना खूबसूरत चेहरा देख रही थी। नीली आंखें, सुनहरी बाल। मारिया सचमुच बड़ी खूबसूरत लड़की थी। पुराने रोमन दौर में खूबसूरत लड़की अगर लावारिस होती थी तो उसे कनीज बनाकर फरोख्त कर दिया जाता था और फिर उसकी उम्र किसी अमीर आदमी के महल में लोगों की जूतियां सीधी करते और खिदमत करते गुजर जाती थी। ये सोचकर मारिया की आंखों में आंसू आ गए कि वो एक ताकतवर औरत से कमजोर और बेबस औरत बन गई है। वो मुंह हाथ धोकर चश्मे से उठी। उसे और भूख महसूस हुई। अंगूर खाने से उसका पेट नहीं भरा था। वो अंगूर के बाग में घुस गई और देर तक स्याह अंगूर तोड़ तोड़ कर खाती रही। अचानक किसी मर्द के मजबूत हाथों ने उसे पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लिया। मारिया के मुंह से चीख निकल गई। ये एक स्याह फाम हबशी था जो सफेद दांत निकाले मुस्कुरा रहा था। खाओ और अंगूर खाओ, फिक्र न करो, ये मेरा बाग है। मारिया को पहली बार महसूस हुआ कि वो रोमन जबान इतनी जल्दी और आसानी से नहीं समझ रही थी। वो गायब होकर समझ लिया करती थी। उसने टूटी फूटी जुबान में सहमी हुई आवाज में कहा, माफ कर दो। हबशी हंस पड़ा। उसने मारिया के सुनहरी बालों को हाथ में लेकर कहा हाथ में लेकर कहा, तुम बड़ी कीमती लड़की हो, और कहका लगाकर हंसा। मारिया खौफ से कांप गई। खुदा जाने ये हबशी उसके साथ क्या सलूक करे। हबशी ने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ अपने मकान में ले गया।
और वहीं उसे बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। मारिया बोरिए पर सर थाम कर बैठ गई। उसके मुसीबत के दिन शुरू हो गए थे। अब उसे अफसोस होने लगा कि वो क्यों कुएं से बाहर निकली। वहीं पड़ी रहती, आखिर कभी न कभी कोई न कोई उस कुएं में आता या रस्सा लटका देता। उसके जिस्म ने जाहिर होकर उसे बेबस और कमजोर औरत के रूप में बदल दिया था। उसे अंबर और नाग याद आने लगे। अपने उन प्यारे दोस्तों और भाइयों को याद करके मारिया की आंखें आंसुओं से भीग गईं। काफी वक्त गुजरने के बाद बाहर किसी रथ के खड़े होने और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। फिर कोठड़ी का दरवाजा खुला। सामने वही हबशी खड़ा था। उसके पास ही एक मोटी तोंद वाला गंजा रोमन भी खड़ा मारिया को तक रहा था। हबशी मारिया को खींचकर कोठड़ी से बाहर रोशनी में ले आया। रोमन गंजा मारिया के सुनहरी बाल और नीली आंखें देखकर मुस्कुराया। हबशी ने सर झुकाकर कहा, मेरे आका, अब बताओ क्या दाम दोगे इसके? मारिया का रंग जर्द हो गया। यह हबशी उसे उस रोमन गंजे के पास फरोख्त कर रहा था। गंजे रोमन ने मारिया को इधर उधर घुमा कर देखा, फिर कमर के साथ लटकी हुई थैली में से सोने के चंद सिक्के निकालकर हबशी को दिए। हबशी बड़ा खुश हुआ। रोमन गंजे ने मारिया के हाथ पीछे बांधे और रथ पर सवार करवाते हुए कहा, अब तुम मेरी गुलाम हो, मेरी कनीज हो। मैं जो तुम्हें हुक्म दूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मारिया ने थोड़ी सी जिद्दोजहद की, मगर वो अब एक कमजोर नातवां सी लड़की थी। उस भारी भरकम ताकतवर गंजे रोमन के आगे बेबस थी। वो रथ में उसके साथ सवार हो गई और रथ वापस मुड़कर सड़क पर दौड़ने लगा। खेतों से गुजरकर एक छोटा सा शहर आ जाता था। ये रोमन गंजा उस शहर का सबसे बड़ा सौदागर था और सफेद सतूनों वाली हवेली उसी की थी। हवेली के बाहर गुलामों ने झुककर गंजे रोमन सौदागर का इस्तकबाल किया। कनीजें आगे बढ़ीं, अपने मालिक के लिबास पर से गर्द झाड़ी, उसके पांव अपने दुपट्टों से साफ किए। रोमन सौदागर ने मारिया की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कनीजों से कहा, यह भी तुम्हारी तरह मेरी एक गुलाम है, मेरी कनीज है। इसे ले जाकर नए कपड़े पहनाओ। इसके कपड़ों से बू आ रही है, न जाने इसने किस मुल्क का लिबास पहन रखा है। कनीजों ने मारिया को साथ लिया और हवेली के अंदर ले गईं। हवेली का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया गया। कनीजों ने मारिया के हाथ खोल दिए, उसे नहलाया और नए कपड़े पहनने को दिए। जब मारिया नहाने के बाद नए कपड़े पहनकर आई तो उसकी खूबसूरती को देखकर सारी कनीजें उस पर रश करने लगीं। एक कनीज अधेड़ उम्र की थी। उसका नाम जोना था। वो बड़ी चालाक और मक्कार कनीज थी और अपने मालिक की जासूस थी। कोई कनीज अगर वहां से फरार होने की कोशिश करती तो वो उसे पकड़कर मालिक के हवाले कर देती, जो कनीज को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया करता था। सारी कनीजें उस अधेड़ उम्र कनीज जोना से बड़ा डरती थीं। जोना भी मारिया की खूबसूरती से जल भुन गई। उसने मारिया को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, यहां तुम कोई बेगम साहिबा नहीं हो जो इस तरह बाल बनाकर आ गई हो। तुम गुलाम हो, नौकरानी हो। तुम्हें पैसे देकर मेरे मालिक ने खरीदा है। चलो जाकर दलान का फर्श साफ करो। मारिया गुस्से को पी कर रह गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मकार जोना की तरफ देखकर सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, अच्छा बेगम साहिबा। एक कनीज हंस पड़ी। जोना ने जोर से उसके मुंह पर तमाचा मारकर कड़क कर कहा, खबरदार जो मुंह खोला, बदतमीज। और बददिमागी से मुंह फेरकर बाहर निकल गई। शगुफा नाम की एक कनीज मारिया का बाजू थामकर उसे बाहर दलान में ले गई। यह ईरान की कनीज थी और मारिया उसे बड़ी अच्छी लगी थी। दलान में ले जाकर उसने मारिया को लंबा सा झाड़ू देकर कहा, दलान साफ करके सामने बाग में आ जाना, वहां पर तुम्हें मिलूंगी। मेरा नाम शगुफा है। मारिया ने कहा, तुम फारसी में बात करो, मैं फारसी जुबान जानती हूँ, रोमन जुबान मुझे ज्यादा नहीं आती। शगुफा हंस पड़ी और फारसी में कहने लगी, फिर तुम मेरी बहन हो, मगर तुम ईरानी हो क्या? मारिया उसे क्या बताती कि वो कौन है और कहां से आई है और कहां जा रही है। उसने कहा, नहीं, मैं मिस्र की रहने वाली हूं, मगर मैं पहले ईरान में एक सौदागर की कनीज रह चुकी हूं। मेरी माँ भी ईरान में रहती थी। शगुफा ने मुस्कुराकर कहा, खुदा हाफिज, मैं तुम्हारा बाग में इंतजार करूंगी। शगुफा चली गई और मारिया झाड़ू से दलान का फर्श साफ करने लगी। उस वक्त अंबर अपने साथी नाग और मारिया की तलाश में समरना से निकलकर मुल्क मिस्र की तरफ जा रहा है और मारिया मुल्क रोम में एक सौदागर की हवेली में कनीज बनकर दलान में झाड़ू दे रही है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नाग कहाँ है और मेरी नाग से कैसे मुलाकात हुई। मैं आपके लिए बैठा कहानी लिख रहा था कि मुझे चाय पीने की बड़ी ख्वाहिश हुई। देखा तो चाय की पत्ती खत्म हो गई थी। मैं अपने अपार्टमेंट से निकलकर लिफ्ट में बैठा और नीचे वेट नामी सुपर स्टोर में चाय की पत्ती लेने आ गया। मैंने चाय की कीमत $1.06 अदा की और जो ही स्टोर से बाहर निकला, बच्चे भागते हुए मेरे आगे से गुजर गए। वो सांप सांप का शोर मचा रहे थे। वेट नामी स्टोर का मालिक भी सांप का शोर सुनकर बाहर निकल आया। कुछ और अमरीकी और वेट नामी भी वहां आ गए।
नीग्रो काले बच्चे परे खड़े होकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करके बोले, वहां काला सांप है, हमने खुद देखा है। वेट नामी स्टोर वाला अंदर से लंबी सुलाख ले आया। एक अमरीकी ने पिस्तौल निकाल लिया और वह झाड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जो ही मैं झाड़ी के करीब पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। मुझे नाग की खुशबू आ रही थी। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इससे पहले नाग अंबर मारिया के सफर की 100 किस्तें लिख चुका हूं और अब उनके वापसी के सफर की किस्तें लिख रहा हूं। ये लोग इतनी देर में मेरे दोस्त बन गए हैं और ऐसा लगता है कि मैं भी अंबर नाग और मारिया के साथ साथ सफर कर रहा हूं। अब मुझे भी उनकी खुशबुएं आती हैं, मगर अभी तक मेरी उनमें से किसी के साथ भी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। जब से मैंने अंबर नाग मारिया की पुरस्रार दास्तान बयान करनी शुरू की है, ये पहला मौका था कि पाकिस्तान से इतनी दूर अमेरिका के शहर वाशिंगटन में मुझे नाग की खुशबू बिल्कुल अपने करीब से आती महसूस हुई थी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा कि कहीं नाग मेरे पास तो नहीं खड़ा। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अंबर नाग और मारिया की शक्लों से भी मैं वाकिफ हो गया हूं। मैं उनको पहचान लेता हूं। नाग की खुशबू बराबर आ रही थी, मगर मुझे आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वेट नामी स्टोर वाला सुलाख उठाए और अमरीकी आदमी पिस्तौल निकाले झाड़ी की तरफ फूंक फूंक कर कदम उठाते बढ़ रहे थे। नाग की खुशबू ज्यादा तेज हो गई। अचानक वेट नामी चीखा, वो रहा सांप, काला सांप। ये इंडियन कोबरा है, मैंने इंडियन कोबरा देखे हैं। अमरीकी ने पिस्तौल का फायर कर दिया। मैंने देखा एक एक सांप तेजी से निकला और दूसरी झाड़ी में जाकर गायब हो गया। अमरीकी झाड़ी में फायर करने लगा। अचानक मेरा दिल उछल पड़ा, खुदा ना करे कहीं ये नाग तो नहीं है। ये ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में चमक उठा। नाग की खुशबू काफी तेज हो गई थी। वेट नामी झाड़ी पर सुलाखें मार रहा था और अमरीकी जरा परे हटकर खड़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद पिस्तौल का फायर कर देता था। नाग का ख्याल आते ही मैंने हाथ उठाकर चिल्लाते हुए कहा, प्लीज रुक जाओ, इसे ना मारो, ये इंडियन कोबरा है। मैं सांप पकड़ना जानता हूं। मैं इसे पकड़कर वाशिंगटन के चिड़ियाघर वालों को दे दूंगा। वेट नामी और अमरीकी रुक गए। अब वहां दूसरे हिस्पानवी, निगरो और अमरीकी मर्द, बच्चे और औरतें भी जमा हो गई थी। बिल्डिंग की गैलरियों में भी कुछ औरतें खड़ी तमाशा देख रही थी। सबको मालूम हो गया था कि बाग में सांप निकला है। मैं झाड़ी की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में ये खौफ भी था कि अगर ये सांप नाग न हुआ तो मुझे डस लेगा और मेरा जिंदा बचना मुहाल हो जाएगा। फिर मैं अंबर नाग और मारिया के सफर की अगली किस्तें कैसे लिख सकूंगा। लेकिन नाग की तेज से तेज तर होती खुशबू मेरा हौसला बढ़ा रही थी और मुझे झाड़ी की तरफ लिए जा रही थी। मुझे एक ही डर था कि कहीं ये लोग सांप को हलाक न कर दें, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चला था कि हो ना हो झाड़ी में जो सांप है वो नाग ही है, क्योंकि उसकी खुशबू मुझे साफ महसूस हो रही थी। और मैं ये भी देख रहा था कि वेट नामी लोहे की सुलाख लिए और अमरीकी पिस्तौल ताने सांप को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इधर उधर खड़ी औरतें भी उन्हें कह रही थी कि यहाँ हमारे बच्चे खेला करते हैं, सांप को मार डालो। मैं झाड़ी के पास जाकर रुक गया। अचानक झाड़ी में से एक काली बिल्ली निकलकर नहाने वाले तालाब की तरफ भाग गई। लोगों ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, क्योंकि वो तो सांप की तलाश में थे। मगर मैंने अचानक महसूस किया कि नाग की खुशबू आना बंद हो गई थी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि सांप नाग ही था और वो खतरा देखकर बिल्ली बनकर भाग गया है। मैं बेधड़क झाड़ी में घुस गया। वेट नामी और अमरीकी भी मेरे साथ आकर झाड़ी में सांप को तलाश करने लगे, मगर वहां अब सांप कहाँ था भला। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सांप किसी बिल में घुस गया है। एक अमरीकी बूढ़ा बोला, मैं फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता हूँ, वो आकर जमीन के अंदर पानी डालकर सांप को बाहर खींच लाएंगे। मुझे उनसे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं वहां से हट गया और उस बाग की तरफ चला जहां हमारी बिल्डिंग का अपना नहाने का तालाब था। सर्दी की वजह से तालाब बंद पड़ा था। बिल्ली उस तरफ भाग कर गई थी। तालाब के पीछे चेरी के बेशुमार दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थी। मैं उन दरख्तों में आ गया। किसी ने ख्याल न किया कि मैं उधर क्या करने जा रहा हूँ। लोग अभी तक झाड़ी के इर्द गिर्द खड़े सांप के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ से मुझे नाक की खुशबू आई। मैं उस तरफ को चला। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक जगह से झाड़ियां हिल रही हैं और फिर उन झाड़ियों में से लंबे कद का सांवला खुश शक्ल नौजवान निकल आया, जिसकी आंखें सुर्खी माइल गुलाबी थी और जो अपनी पलकें नहीं झपक रहा था। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। ये नाग था। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाग ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई है नाग। नाग बोला, मेरे दिल में बड़ी हसरत थी कि मैं उस शख्स को देखूं जिसने मेरे किरदार को तख्लीक किया है। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने कहा, मगर तुम अमेरिका में कैसे निकल आए? क्योंकि अंबर और मारिया को पुराने रोमन जमाने में जा चुके हैं। अंबर इस वक्त कई 100 बरस पीछे तारीख के दौर में समरना से निकलकर तुम्हारी और मारिया की तलाश में मुल्क मिस्र की तरफ जा रहा है। नाग ने मेरी बात काट कर पूछा, और मारिया कहाँ है?
मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मारिया इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है। वो मुल्क रोम में एक गंजे रोमन जागीरदार की हवेली में उसकी कनीज बनकर नौकरानियों का काम कर रही है। नाग उदास हो गया। काश मैं मारिया बहन की कुछ मदद कर सकता। मैंने कहा, खुदा ने चाहा तो उसकी मुसीबत कट जाएगी। नाग ने कहा, मगर ये कहानी तो खुद तुम लिख रहे हो। एक तरह से तुमने ही उसे वहां कनीज बनाकर रखवाया है। तुम उसे वहां से निकाल क्यों नहीं देते? मैंने जवाब दिया, नाग भाई, इसमें कोई शक नहीं कि यह कहानी मैं ही लिख रहा हूं, मगर इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। प्लॉट जैसे जैसे आगे जाता है मैं वैसे वैसे उसके पीछे चलता जाता हूं। एक तरह से तुम्हारे वापसी के सफर की कहानी खुद ब खुद मुझसे लिखवाई जा रही है। हालात जैसे बदलते चले जाते हैं मैं उन्हें लिखता चला जाता हूं। मैं अपनी तरफ से ना तो हालात को बदल सकता हूं और ना अगर वो खराब है तो उन्हें ठीक कर सकता हूं। नाग खामोश हो गया। हम धूप में आकर एक बेंच पर बैठ गए। सामने सड़क पर 1982 के मॉडल की खूबसूरत कारें भागी जा रही थी। दूर कुछ लोग झाड़ी के पास जमा अभी तक सांप को तलाश कर रहे थे। नाग ने कहा, तुम ठीक कहते हो दोस्त, हमारी कहानी अपने आप हालात और वाकयात के साथ साथ आगे बढ़ रही है। इसमें ना तो तुम दखल दे सकते हो और ना हम कुछ कर सकते हैं। बहरहाल मैं अब जल्द अज जल्द मारिया के पास जाना चाहता हूँ ताकि उसे उसकी मुसीबत से निजात दिला सकूं। मैंने नाग से कहा, खुदा ने चाहा तो तुम उसके पास जरूर पहुंच जाओगे, मगर पहले मुझे ये बताओ कि तुम तो दमिश्क में थे जब तारीख ने एकदम से 400 साल का पलटा खाया और 400 बरस पहले का रोमन दौर आ गया था। फिर तुम 2000 बरस आगे 1982 के अमेरिका में कैसे निकल आए? नाग कहने लगा, मुझे खुद मालूम नहीं कि क्या हुआ। मैं दमिश्क में एक पुराने मंदिर में खड़ा एक तांबे के गोल चक्कर को देख रहा था जिस पर सितारों के निशान बने हुए थे। असल में ये चक्कर सालों और महीनों का हिसाब बताता था। मैंने उस चक्कर को हाथ लगाया तो उसने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरे देखते ही देखते चक्कर की गर्दिश तेज हो गई। मैं पीछे हटा, मगर क्या देखता हूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां गर्दो गुबार सा उठने लगा है। यह गर्दो गुबार एक बगोला बन गया और उस बगोले ने मुझे अपने अंदर लपेट लिया। यह बगोला तांबे के चक्कर के साथ ही जोर जोर से आगे की तरफ गर्दिश करने लगा। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं एक ऐसे बाग में घास पर पड़ा था जिसके अंदर एक सफेद इमारत पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा था। मेरे करीब ही सुर्खो सफेद अमेरिकी औरतें बेंच पर बैठी सैंडविच खा रही थी। मुझे तुम्हारी तलाश थी क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम आजकल अमेरिका के शहर वाशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका में काम कर रहे हो। मैंने नाग से झट पूछा, मगर तुम तो मुझे पहचान ही नहीं सकते थे, फिर तुम मुझे कैसे मिलते? नाग मुस्कुराया, हमारी कहानी तो तुम लिख रहे हो मगर शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि हमें भी तुम्हारी खुशबू आ जाती है। मैं खुशबू की तलाश में था और फिर एक तरफ से मुझे तुम्हारी खुशबू आई। मैं उठकर उधर को रवाना हो गया। मुसीबत यह थी कि मेरा लिबास पुराने जमाने का था और लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। ऊपर से एक और मुसीबत यह हुई कि मैं चूंकि सांप हूं और इंसान की शक्ल में हूं, इसलिए आंखें नहीं झपकता था। इसका इलाज मैंने ये किया कि किसी की तरफ देखता ही नहीं था। फिरते फिराते मैं तुम्हारी इस बिल्डिंग के पास आ गया। इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट से मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही थी। मैं बिल्डिंग में जाने लगा तो मालूम हुआ कि चाबी के बगैर दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैंने फौरन सांप का रूप बदल लिया। बदकिस्मती ये हुई कि कुछ बच्चों ने मुझे देख लिया और सांप सांप का शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं लपक कर झाड़ी में छुप गया। उसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हें मालूम ही है। मैं नाग की कहानी बड़े गौर से सुन रहा था और हैरान था कि दमिश्क के मंदिर में वक्त का चक्कर कैसे आगे को घूमता हुआ उसे हजरत मसीह के 100 साल बाद के ज़माने से उठाकर 1982 के मॉडर्न वाशिंगटन शहर में ले आया है। हालांकि मैं नाग, अंबर और मारिया की कहानी लिख रहा हूं, मगर मुझे मालूम नहीं था कि नाग के साथ ऐसा हादसा गुजरेगा। अब आपको भी यकीन आ गया होगा कि मैं ये कहानी नहीं लिख रहा, बल्कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है मैं इसे लिखता चला जाता हूँ। मैंने नाग से कहा, इस वक्त सबसे बड़ा काम यह है कि तुम्हें वापस अंबर और मारिया के पास पहुंचाना होगा, मगर तुम कैसे और क्यों कर जाओगे मुझे खुद मालूम नहीं। नाग बोला, मैं मारिया की मदद करने को बेताब हूँ। मेरी बहन सख्त मुश्किल में है। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? कहानी के वाकयात जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हें भी उसके साथ चलना होगा और मैं भी वैसे ही लिखता चाहूँगा। नाग मारिया के लिए परेशान था। उसने ठंडा सांस भरा और दूर वाशिंगटन की ऊंची ऊंची खूबसूरत चमकीली इमारतों की तरफ देखने लगा। नाग को लेकर मैं अपनी बिल्डिंग में दाखिल हो गया। मैंने उसे एक तरफ लिफ्ट के पास ले जाकर कहा, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ अमेरिका आए हुए हैं और अपार्टमेंट में ही मेरे साथ रहते हैं। अब तुम आंखें नहीं झपकते। हो सकता है कि बच्चे तुम्हें देखकर कुछ खौफ खाएं और यह भी हो सकता है कि उन्हें मालूम हो जाए कि तुम असल में अंबर नाग मारिया वाले नाग हो, क्योंकि दूसरे बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी तुम्हारी किस्तें बड़े शौक से पढ़ते हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम नाग हो तो उसका असर तुम्हारी कहानी पर ठीक नहीं पड़ेगा।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा राज फाश हो, क्योंकि तुम और अंबर और मारिया तारीख के पुरस्कार किरदार हो, और तारीख के पीछे की तरफ एक बड़ा ही पुरस्कार और राजों भरा सफर तय कर रहे हो। वक्त तुम्हारे साथ साथ पीछे की तरफ जा रहा है। सारे वाकयात एक जंजीर की तरह उसी तरतीब के साथ एक बार फिर दोहराए जा रहे हैं। अगर इसमें से जंजीर की एक भी कड़ी हिल गई तो सारा काम तहस नहस हो जाएगा, और फिर खुदा जाने आज के ज़माने में इसका किस कदर तबाहकुन असर पड़े। इसीलिए मैं तुम्हें अपने बच्चों से छुपाकर तुम्हारे राज को राज ही बनाकर रखना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? ना कहने लगा, मैं तुम्हारे ख्याल से इत्तफाक करता हूँ, हमारा राज राज ही रहना चाहिए। मैंने कहा, तो फिर तुम किस शक्ल में मेरे साथ अपार्टमेंट में जाना पसंद करोगे? नाग बोला, क्या छोटा सा सांप ना बन जाऊं? असल में कोई दूसरा जानवर बनने में मुझे भूख प्यास लगेगी, मगर सांप बन जाने से मैं भूख प्यास से बेपरवाह हो जाता हूं। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम ऊपर जाने वाली लिफ्ट के पास खड़े थे। एक अमरीकी औरत भी हमारे पास आकर खड़ी हो गई और लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करने लगी। नाग ने नजरें नीची कर रखी थी ताकि औरत को यह ना पता लग सके कि वो आंखें नहीं झपका रहा। इतने में लिफ्ट नीचे आ गई, उसका दरवाजा खुला, हम अंदर दाखिल हो गए। अमरीकी औरत भी हमारे साथ ही अंदर आ गई। मैंने नंबर 4 का बटन दबा दिया, क्योंकि मैं चौथी मंजिल पर नंबर 401 अपार्टमेंट में रहता था। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो ऊपर को उठने लगी। चौथी मंजिल पर लिफ्ट से निकलकर नाग ने कहा, कमबख्त, ये अमरीकी औरत तो पीछा नहीं छोड़ रही, अब क्या करूं? किस जगह सांप बनूं? मैंने नाग का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गया। आमने सामने अपार्टमेंट के रंगीन दरवाजों के दरमियान में एक रास्ता दूर तक चला गया था, जिस पर कालीन बिछा हुआ था। जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है तो मैंने नाग को इशारा किया। नाग ने सांस ऊपर को खींचा और वो एक ही पल में कालीन पर सब्ज रंग का एक छोटा सा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। मैंने फौरन लपक कर सांप को उठाया और जेब में रख लिया। फिर मैंने अपने अपार्टमेंट की घंटी बजाई। मेरी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। कुछ देर बीवी बच्चों से बातें करता रहा, चाय का एक प्याला पिया। सारा वक्त मेरा हाथ मेरी उस जेब में ही रहा जिसमें नाग सांप की शक्ल में बैठा हुआ था। मेरे बेटे ने पूछा, अब्बू, आप जेब से हाथ क्यों नहीं निकाल रहे आज? मैंने जल्दी से हाथ बाहर निकाल कर कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस यूं ही जेब में हाथ डाल रखा था। अब मुझे ये खतरा था कि कहीं नाग बाहर न निकल आए, क्योंकि वो सांप की शक्ल में था और अगरचे बाहर सख्त सर्दी थी मगर अपार्टमेंट की फ़ज़ा गर्म थी। अगर सांप को गर्मी लगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वह जेब से बाहर निकल आए। एक परेशानी ये थी कि मैं उस सांप को किस जगह छुपाऊं। अपार्टमेंट के सारे कमरे बड़े साफ सुथरे थे और हर कमरे में कालीन बिछा था और कहीं कोई कूड़ा करकट भी नहीं था कि वहां सांप को ले जाकर डाल दूं। कूड़ा एक छोटे से ड्रम में प्लास्टिक के बड़े लिफाफे में दिन भर जमा होता रहता था और शाम को लिफाफा बंद करके एक जगह से नीचे खिसका दिया जाता था, जहां से एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उसे उठाकर ले जाता था। मुझे अपनी जेब में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने जल्दी से उठा और बेडरूम में चला गया। मेरी बीवी ने आवाज़ दी, चाय और नहीं पियेंगे क्या? मैंने बेडरूम ही से जवाब दिया, अभी आकर पीता हूँ, ज़रा कपड़े तब्दील कर लूँ। मगर मैं कपड़े बदलने के बजाय सांप को छुपाने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश कर रहा था। आखिर मैंने कपड़े रखने वाली अलमारी में एक खाली डिब्बा देखा। मैंने सांप को उस डिब्बे में बंद कर दिया और आहिस्ता से कहा, मेरे दोस्त नाग, जब तक मैं ना तुम्हें बाहर निकालूं तुम यहां से हरगिज ना हिलना। नाग ने कोई जवाब न दिया, या अगर दिया भी होगा तो मैं सांप की जुबान नहीं समझ सकता था। मैं बेडरूम से बाहर सिटिंग रूम में आया तो मेरी बीवी ने कहा, आप अंदर किससे बात कर रहे थे? मुझे हैरानी हुई कि मैं आहिस्ता बोला था मगर मेरी बीवी ने मेरी आवाज़ सुन ली थी। किसी ने सच कहा था कि बीवियों के बड़े कान होते हैं। खैर जनाब, वो रात तो किसी न किसी तरह गुजर गई। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि नाग को सांप की शक्ल में वहां नहीं रखूंगा। मैं उसे तोता, बिल्ली या कुत्ता बनाकर भी रख सकता था, मगर हमारी बिल्डिंग में पालतू जानवर और परिंदे रखने की इजाज़त नहीं थी। रात भर मैं यही सोचता रहा था। आखिर दिल ने कहा कि नाग को किसी दूसरी जगह रहना चाहिए। अगर वो यहाँ रहा तो उसका राज खुल जाएगा, और अगर राज खुल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। एक ही तरीका था कि नाग उस वक्त तक किसी होटल में ठहरे जब तक कि हालात का और वक्त का चक्कर फिर से पीछे को नहीं घूमता और वो 1900 बरस तारीख में पीछे की तरफ नहीं निकल जाता। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर जाने लगा तो बड़े तरीके से सांप को निकालकर जेब में रखा और अपार्टमेंट से निकलकर सामने बस स्टॉप पर आ गया। वहाँ टेलीफोन लगा था। मैंने वहाँ से दफ्तर फ़ोन कर दिया कि आज मैं दफ्तर नहीं आऊँगा और नाग को लेकर वाशिंगटन के चिड़ियाघर की तरफ आ गया। वाशिंगटन का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है और आदमी को सारा चिड़ियाघर देखते देखते पूरा दिन लग जाता है। मैं टीले की एक ढलान पर दरख्तों के नीचे घास पर बैठ गया
और सांप को जेब से निकालकर बाहर घास पर रख दिया। सांप ने कुंडली मारी। मैंने जब अपनी तसल्ली कर ली कि मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है तो सांप के करीब मुंह ले जाकर कहा, नाग अब तुम इंसानी शक्ल में आ सकते हो। पलक झपकते में मेरे सामने नाग उसी इंसानी शक्ल में बैठा था। मैंने उसे सारी मुश्किल बयान कर दी कि मेरे अपार्टमेंट में रहने में क्या मुश्किलात हैं। नाग गौर से सुनता रहा, फिर बोला, क्यों ना मैं यहाँ किसी सराय में रह लेता हूँ। मैंने हंसकर कहा, यह अमेरिका है, 1982 का अमेरिका है और तुम इस वक्त अमेरिका के दारुल हुकूमत और अमेरिका के सबसे खूबसूरत और मॉडर्न शहर वाशिंगटन में बैठे हो। यहाँ सराय के बजाय 60-60 मंजिला होटलों की इमारतें हैं जिनकी छतों पर दरख्त उगाए गए हैं और जिनका एक दिन का किराया $400 है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नाग हंस पड़ा। मैंने पूछा, तुम हंसे क्यों हो? नाग बोला, हंसा इसलिए हूं कि जो तुम कह रहे हो कि मैं पैसे या डॉलर कहाँ से लाऊंगा, जबकि खुद तुम अपनी किस्तों में मुझसे बादशाहों के खजाने खुदवा कर वहां से हीरे जवाहरात निकलवाते रहे हो। मैंने जल्दी से कहा, तो क्या वो मैं अपने लिए निकलवाता रहा हूं? अगर मैं वो खजाने और दौलत अपने लिए निकलवाता तो मुझे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से इतनी दूर आकर नौकरी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो फिर दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी होता। वो तो जैसे कहानी आगे चलती थी, तुम किसी न किसी खजाने में से हीरे जवाहरात या सोने की अशरफियां निकालकर अपने ऊपर खर्च कर लेते थे। मैंने तुमसे एक अशरफी भी कभी उधार मांगी है? नाग जोर से हंसा और कहने लगा, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मैंने कब कहा है कि मैं खजाने में से अशरफियां निकाल कर तुम्हें दे दिया करता था? मेरा मतलब तो ये था कि तुम तो जानते हो कि मैं जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों का पता चला लेता हूँ। बस यहाँ वाशिंगटन में भी मैं पता कर लूंगा कि कहाँ जमीन के अंदर कोई खजाना दफन है। बस उसमें से अपनी जरूरत की रकम निकालकर खर्च कर लूंगा। मुझे फौरन ख्याल आया कि नाग तो ठीक कह रहा है, वो तो जमीन में दफन खजानों का पता लगाने का माहिर है। उसे वाशिंगटन में किसी होटल में रहने के लिए ये परेशानी नहीं होगी कि होटल के किराए के और अखराजात के लिए डॉलर कहाँ से आएंगे। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना मेरे दोस्त, मैं भूल गया था। असल में अमेरिका में जिंदगी बड़ी मसरूफ होती है, आदमी बहुत कुछ भूल जाता है। अब तुम अमेरिका आ गए हो, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। नाग ने जवाब दिया, फिक्र ना करो दोस्त, अमेरिका की अफरा तफरी की जिंदगी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, और कुछ नहीं तो मैं सांप बनकर किसी दरिया के किनारे पड़कर सो जाऊंगा। फिर कुछ सोच कर बोला, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मारिया की फिक्र लगी है, खुदा जाने उस पर क्या बीत रही होगी। नाग ने पलकें झपके बगैर मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे मारिया के पास नहीं पहुंचा सकते? मैंने कहा, काश मैं ऐसा कर सकता, मगर मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारी वापसी की कहानी बयान कर सकता हूं, मगर तुम्हें 1700-1800 बरस अचानक पीछे के जमाने में पहुंचाना मेरे बस में नहीं है। नाग उदास हो गया। वो मारिया के लिए उदास था, जिसके साथ वो एक भाई की तरह हजारों सालों से सफर कर रहा था। उसे अंबर की भी याद आ रही थी, मगर वो जानता था कि अंबर ताकतवर है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बेचारी मारिया की गायब होने वाली ताकत उससे छीन ली गई थी और अब वो एक आम कमजोर औरत की तरह दुखों और मुसीबतों की जिंदगी बसर कर रही थी। यही बात नाग को खाए जा रही थी। भला जिसकी बहन तकलीफ में हो उसके भाई को कैसे चैन आ सकता है? लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। चिड़ियाघर में बच्चे, औरतें और मर्द सैर करते फिर रहे थे। नाग अपने ख्यालों में गुम था। अचानक उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ सितारों की गर्दिश का पता चलाया जाता हो? मैंने कहा, एक जगह है, मगर वहां जाकर तुम क्या करोगे? नाग बोला, हो सकता है वहां सितारों की गर्दिश मालूम करने के लिए कोई ऐसी मशीन लगी हो जो मुझे किसी न किसी तरह 1900 बरस पीछे के जमाने में ले जाए। मैं भी कुछ चौंका। नाग को बड़ी खूब तरकीब सूझी थी। कम से कम इस तरह से एक उम्मीद पैदा हो गई कि नाग तारीख में पीछे जा सकता है। मैंने कहा, यहाँ वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के करीब एक खलाई अजायब घर है, बहुत बड़ा अजायब घर है। उसमें वो खलाई गाड़ी भी रखी है जो अमरीकी खलाबाजों को लेकर चांद पर उतरी थी। वहाँ सितारों की गर्दिश बताने वाली मशीनें और कंप्यूटर भी रखे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। नाग उठ खड़ा हुआ, मैं अभी वहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने नाग को साथ लिया, एक टैक्सी को रोका और उसमें बैठकर हम कैपिटल हिल्स के करीब खलाई अजायब घर में आ गए। ये 2 मंजिला बड़ा खुला और खूबसूरत अजायब घर है। सीढ़ियाँ अपने आप ऊपर उठती चली जाती हैं। चांद पर अमरीकी खलाबाजों के उतरने की फिल्म हर वक्त चलती रहती है। नाग ने सबसे पहले सितारों की गर्दिश बताने वाली मशीन और कंप्यूटर देखे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सितारों की झिलमिलाहट थी और कभी कभी कोई शहाब साकिब टूटकर फजा में बिखर जाता था। एक मशीन बहुत बड़ी थी, उसके अंदर कई कल पुर्जे लगे थे और एक अमरीकी
सिपाही वहां पहरा दे रहा था। उस मशीन का नाम ज़्यूस है। उसके बाहर लिखा था कि इस मशीन के जरिए आज से हजारों बरस बाद के सितारों की शक्लो सूरत और चाल के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। नाग ने मेरी तरफ देखकर कहा, इसका मतलब यह है कि इस मशीन के जरिए हजारों बरस पीछे का हाल भी मालूम किया जा सकता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर ये बात होती तो इस पर जरूर लिखा होता। उसके बाद हम उस खलाई गाड़ी लूना के पास आ गए जो पहली बार चांद पर उतरी थी। उसे एक चबूतरे पर रखा हुआ था और अमरीकी मर्द औरतें उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। नाग देर तक उस गाड़ी को टिकटिकी बांधे देखता रहा। एक दो अमरीकी औरतों ने नाग को घूर कर देखा। शायद वो इस बात पर हैरान हो रही थी कि नाग आंखें क्यों नहीं झपका रहा। मैंने नाग के कंधे पर हाथ रखा और उसे अजायब घर से बाहर ले आया। बाहर आकर नाग ने कहा, ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यूस मशीन मुझे 1900 बरस तारीख में पीछे मारिया अंबर के पास ले जाने में मदद देगी। इसलिए अब मैं वाशिंगटन में कुछ देर रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बड़े शौक से रहो, मगर कहाँ रहने का इरादा है? क्या चिड़ियाघर में? नाग मुस्कुराया, कहने लगा, तुम्हारे करीब करीब कौन सा खूबसूरत होटल है? मैंने कहा, हिल्टन होटल है। करीब भी है और शानदार भी है, मगर बड़ा महंगा है। नाग ने हंसकर कहा, इन लोगों से डॉलर लेकर इन लोगों को ही दे दूंगा। हम टैक्सी लेकर वापस रवाना हुए तो नाग ने कहा, तुम मुझे किसी ऐसी जगह ले चलो जहां कभी अमेरिका के किसी बादशाह का महल रहा हो। मैंने कहा, अमेरिका में कभी कोई बादशाह नहीं था। यहाँ तो शुरू ही से जमहूरियत रही है। हाँ, शुरू में गुलामी का दौर था। यहाँ अफ्रीका के हबशियों को गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाता था। नाग ने कुछ सोचकर कहा, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कभी कोई जंग लड़ी गई हो? क्योंकि जर्नैल जब जंग लड़ने के लिए निकलते थे तो अपने साथ पीछे खजाना जरूर रखते थे। मैंने कहा, हाँ, यहाँ करीब ही आज़ादी का मीनार है। वहाँ अमेरिका की आखिरी जंग लड़ी गई थी। नाग झट बोला, तुम मुझे वहां ले चलो। टैक्सी आज़ादी की याद में बनाए हुए मीनार के पास आकर रुक गई। ये एक बहुत ऊंचा, एक बहुत बड़ी पेंसिल की तरह, काया कुल्फी की तरह का बना हुआ मीनार है जिसके अंदर ही अंदर ऊपर तक लिफ्ट जाती है। उसके इर्द गिर्द वो मैदान है जहां कभी अमेरिका की आखिरी जंग आज़ादी लड़ी गई थी। नाग उस मैदान में आकर इधर उधर टहलने लगा। फिर मुझे एक जगह बेंच पर बिठाकर बोला, मैं अगर चाहूं तो अमेरिका के किसी भी बैंक से हजारों लाखों डॉलर उड़ाकर ला सकता हूं, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं चोरी नहीं किया करता। चोरी गुनाह है और इंसान के किरदार को खराब करके उसे जलील कर देती है। हाँ, मैं पुराने बादशाहों के इस खजाने में से अपने खर्च की रकम जरूर ले लेता हूँ जिस पर अब किसी का भी हक नहीं है। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी दूसरे का हक नहीं मारा और कभी चोरी नहीं की। नाग बोला, मुझे ऐसा लगता है कि उस मैदान के मगरबी कोने में खजाना दफन है। मैं अभी पता करता हूं। नाग मेरे पास ही बेंच पर बैठ गया। मैदान में बहुत कम लोग थे। ज्यादातर लोग आज़ादी के मीनार की सैर कर रहे थे। नाग ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि वो जमीन के अंदर दबे हुए खजाने के सांप को बुला रहा है। मैंने नाग अंबर मारिया की कहानी जरूर लिखी है और लिख रहा हूं, मगर किसी सांप को खजाने के ऊपर से उठकर बाहर आते कभी नहीं देखा था। नाग ने कोई 3 मिनट तक मंत्र पढ़ा होगा कि मैंने सफेद रंग के एक छोटे से सांप को अपने पांव के बिल्कुल करीब कुंडली मारे बैठे देखा। मैं तो डर गया। पांव ऊपर करने लगा तो नाग ने कहा, फिक्र ना करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर नाग ने सांपों की जुबान में उससे बातें शुरू कर दी। वो मुंह से सीसी की आवाजें निकाल रहा था। सांप की भी ऐसी आवाजें निकाल रहा था। फिर सफेद सांप वहां घास में गुम हो गया। नाग ने मुस्कुराकर कहा, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, यहाँ खजाना मौजूद है। यह सफेद सांप इस खजाने का पहरेदार है। मैंने कहा, क्या वो खजाना लेने गया है? उसने कहा, तुम देखते रहो। 3 मिनट बाद सफेद सांप घास में फिर नमूदार हुआ। उसके मुंह में एक सफेद चमकता हुआ हीरा था। हीरा लाकर उसने नाग के कदमों में डाल दिया, सर झुकाकर सलाम किया और वापस चला गया। नाग ने हीरा उठाकर मुझे दिखाया। चलो इसे किसी जौहरी के पास फरोख्त करते हैं। मैंने हीरे को गौर से देखा। आलूचे जितना बड़ा हीरा था और बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था। अमेरिका में आप जिस जौहरी के पास चाहें हीरे जवाहरात बेच सकते हैं। डाउनटाउन में सिल्वेनिया एवेन्यू में हीरों के एक अमेरिकी ताजर की दुकान थी। मैं नाग को लेकर वहां आ गया। ताजर ने हीरे को और हमें गौर से देखा और सर खुजाते हुए बोला, ये हीरा आपको कहां से मिला है? नाग ने कहा, मैं मुल्क पाकिस्तान से आया हूं। मेरा बाप लाहौर में मजंग का राजा था। उसे राजा ऑफ मजंग कहा जाता था। ये मेरा दोस्त है। इसका बाप भी लाहौर का राजा था और इसे राजा ऑफ लंडा बाजार कहा जाता था। अब हमारी लंडा बाजार और मजंग की रियासत बाकी नहीं रही, मगर हम ये अपना खानदानी हीरा लेकर अमेरिका आ गए हैं और इसे फरोख्त करना चाहते हैं। अमेरिकी ताजर रोब में आ गया। कहने लगा, अच्छा तो आप दोनों राजा हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
फिर उसने हीरे को देर तक जांचने और परखने के बाद कहा, मैं आपको इस हीरे के एवज $1,00,000 दे सकता हूं राजा साहब। नाग ने गर्दन अकड़ा ली थी और वो अपने आप को राजा कहलवाने पर बड़ा खुश था। बोला, ठीक है, हमें सौदा मंजूर है। उसी रोज मैंने नाग का एक बैंक में अकाउंट खुलवा दिया जिसमें उसके नाम $1,00,000 का चेक जमा करा दिया गया। नाग एकदम से अमीर बन गया था, मगर उसने कभी दौलत अयाशियों पर खर्च नहीं की थी। हिल्टन होटल में वो एक कमरे में आकर टिक गया। कुछ डॉलरों के उसने कपड़े और जरूरत की दूसरी चीजें खरीद लीं। मैं उसे होटल में छोड़कर वापस आ गया। उन दिनों अमेरिका में और खास तौर पर वाशिंगटन में सुपरमैन का बड़ा चर्चा था। एक तो टेलीविजन पर उसकी फिल्में दिखाई जा रही थी और दूसरे वाशिंगटन शहर में ये बात बड़ी मशहूर थी कि सुपरमैन रात को शहर के बाजारों और इमारतों का चक्कर लगाता है, और अगर कोई चोर चोरी कर रहा हो, कोई किसी को लूट रहा हो, कत्ल करने की कोशिश कर रहा हो या किसी औरत या बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा हो, तो सुपरमैन उसे फौरन दबोच कर पुलिस के हवाले करके खुद फजा में परवाज कर जाता है। लोग कहते थे कि सुपरमैन की वर्दी सुर्ख रंग की है और उसके सीने पर एस का निशान बना हुआ है। मैंने तो इस किस्म की अफवाहों पर कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन एक दिन मैं नाग से मिलने शाम के वक्त उसके होटल गया तो उसने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया कि वो सुपरमैन से मिला है। मैंने पूछा, क्या सचमुच तुम सुपरमैन से मिले हो? नाग सूट पहने सोफे पर बैठा ऑरेंज जूस पी रहा था। कहने लगा, रात को वो उड़ता हुआ मेरे कमरे की बालकनी में आ गया और मुझसे देर तक बातें करता रहा। मैंने कहा, क्या उसे मालूम हो गया है कि तुम इंसान की शक्ल में सांप हो? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, फिर वो तुम्हारे पास खास तौर पर क्यों आया? वो बोला, मेरी खिड़की का एक पट खुला था। वो मुझे ये कहने आया कि मुझे रात के वक्त खिड़की का पट बंद रखना चाहिए ताकि चोर अंदर न घुस आए। फिर मैंने उसे अंदर बुला लिया और उससे बातें करने लगा। वो बड़ा जवान, ऊंचा, लंबा और वर्जिशी जिस्म वाला खूबसूरत नौजवान है। सुर्ख लिबास उसके जिस्म के साथ लगा हुआ था और सीने पर अंग्रेजी में एस का निशान बना था, यानी सुपरमैन का निशान। जब वो उड़ा तो एक सुर्ख अबा या चादर उसके कंधों से अटकी पीछे लहरा रही थी। मैंने शौक से पूछा, क्या वो फिर भी आएगा? नाग कहने लगा, क्यों नहीं, वो आज ही रात को आ रहा है। मैंने उसे खाने पर बुलाया है, अगरचे वो कुछ खाता पीता नहीं है, मगर उसने मेरी दावत कबूल कर ली है। तुम यहीं बैठे रहो, वो रात के ठीक 9 बजे मेरे कमरे की गैलरी में आकर उतरेगा। फिर कुछ सोचकर नाग बोला, लेकिन तुम्हें देखकर वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसने यहाँ आने की एक ही शर्त रखी थी कि सिवाय मेरे और कोई यहाँ पर मौजूद ना हो। मैंने कहा, मगर वो तुम्हारे सामने कैसे आ गया? नाग ने कहा, यही सवाल मैंने भी उससे किया था कि अगर तुम मेरे सामने यहाँ कमरे में आ गए हो तो क्या दूसरों के पास भी इसी तरह जाते हो? तो उसने कहा था कि मैं सिर्फ पल भर के लिए किसी के पास रुकता हूँ, उसके बाद वहां से उड़ जाता हूँ। फिर मैंने सुपरमैन से कहा कि वो मेरी दावत किस लिए कबूल कर रहा है, तो उसने जवाब दिया था कि मैं तुम्हारे अंदर आम इंसानों से कोई अलग बात देख रहा हूँ। मैंने कहा, इसका मतलब है कि उसे तुम पर शक हो गया कि तुम इंसान नहीं बल्कि सांप हो। नाग ने जवाब दिया, मैं कह नहीं सकता, हो सकता है उसे शक हो गया हो और यह भी हो सकता है कि उसे शक ना हुआ हो, लेकिन इतना जरूर है कि उसने मेरी आंखों में कोई खास चीज देख ली है, क्योंकि वो भी इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। मैंने पूछा, तो फिर किस दुनिया से ताल्लुक रखता है? नाग बोला, यही मैं आज उससे पूछने वाला हूं। तुम ऐसा करो कि दीवार के भारी पर्दे के पीछे छुप कर बैठ जाओ और जब वो आए तो उसकी बातें खुद सुनो, मगर खबरदार खांसना वगैरह मत। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं पर्दे के पीछे छुपने से पहले काफी खांस लूंगा। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई। नाग ने खाना मंगवाकर मेज पर सजा दिया और नौकरों से कह दिया कि अब कोई उसके कमरे में ना आए। रात के 9 बजने में जब 4 मिनट बाकी रह गए तो मैं पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। हमने पर्दे में एक सुराख कर रखा था जिसमें से कमरे का सारा नक्शा नजर आता था। ठीक 9 बजे गैलरी के बाहर रात के स्याह आसमान पर कपड़े की फड़फड़ाहट सुनाई दी और ऊंची इमारतों में रोशनियां जगमगा रही थीं। नाग उठकर गैलरी के पास आ गया। मैंने एक सुर्ख चुस्त लिबास वाले खूबसूरत नौजवान को किसी परिंदे की तरह गैलरी में उतरते हुए देखा। कमरे में ट्यूब की सफेद रोशनी फैली हुई थी। नाग ने गैलरी की लंबी खिड़की का पट खोल दिया। सुपरमैन कमरे में आ गया। उसने नाग से हाथ मिलाया और कहा, मैं कभी लेट नहीं होता, मैं सुपरमैन हूं। नाग ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुपरमैन तशरीफ लाओ, खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुपरमैन कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं खाना नहीं खाया करता, मुझे कभी भूख प्यास नहीं लगती। नाग ने कहा, थोड़ा बहुत मेरी खातिर ही खा लो, ये सेब का जूस ही पी लो। सुपरमैन ने मुस्कुराकर जूस का गिलास उठा लिया। मैं ये सारा मंजर पर्दे के पीछे से देख रहा था। मैंने महसूस किया कि सुपरमैन नाग की तरफ बड़े गौर से तक रहा था।
साफ लगता था कि उसे नाग पर शक पड़ चुका है। नाग को भी इसका एहसास था। चुनाचे इससे पहले कि सुपरमैन नाग से कुछ पूछता, नाग ने सवाल कर डाला। उसने पूछा, सुपरमैन, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम हवा में कैसे उड़ लेते हो? सुपरमैन ने बेबाकी से मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम इंसान से सांप बन जाते हो। नाग चौंक पड़ा। मैं भी हैरान रह गया कि सुपरमैन को कैसे पता चल गया कि नाग इंसान नहीं बल्कि सांप है। सुपरमैन ने नाग का असल राज उसके दिल से निकालकर उसके सामने रख दिया था। अब भला वो कैसे कोई बात छुपा सकता था? बस नाग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब जबकि तुमने मेरी असल हकीकत को पहचान लिया है तो ये बताओ कि तुम असल में कौन हो, क्योंकि इस दुनिया का कोई आदमी सिवाय खानदानी बूढ़े सपेरे के मेरी असल हकीकत को नहीं पहचान सकता, और तुम मुझे अमेरिका के सपेरे नहीं लग रहे। सुपरमैन उठकर कमरे में टहलने लगा। फिर वो उस पर्दे के करीब आ गया जहां मैं छुपा हुआ था। मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं उसे पता न चल गया हो कि मैं पर्दे के पीछे बैठा हूं। टहलता टहलता सुपरमैन नाग के पास जाकर बातें करने लगा। वो उसे कह रहा था, मेरा ताल्लुक एक ऐसे सैयारे से है जहां ना दिन होता है ना रात, हर वक्त सुर्ख रोशनी फैली रहती है, इसीलिए मेरा लिबास सुर्ख है। हमारा सैयारा तबाह हो गया है, सिर्फ मैं बाकी बचा था, वो भी इसलिए कि मैं किसी दूसरे सैयारे पर गया हुआ था। बस मैं इस दुनिया में आ गया। अब मैं अमेरिका के आसमान पर हवा में उड़ता फिरता हूँ। मेरा ठिकाना शहर से दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है। हमारे सैयारे पर कभी किसी ने झूठ नहीं बोला था, चोरी नहीं की थी, किसी को तंग नहीं किया था, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। यही वजह है कि मैं अमेरिका में जहाँ कोई बुराई देखता हूँ उसे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। हमारा ऐसी दुनिया में दम घुटता है जहाँ कोई चोरी करे, झूठ बोले, बड़ों का अदब न करे और एक दूसरे को गालियाँ दे और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। नाग ने पूछा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर तुमने मुझे पहचाना कैसे? सुपरमैन बोला, चूंकि हमारे सैयारे पर नेक लोग बसते थे, इसलिए उनमें ऐसी ताकत आ गई थी कि वो दूसरे के दिल में झांक कर मालूम कर लें कि बस ये शख्स कौन है और क्या सोच रहा है। इसी वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम असल में सांप हो और शक्ल बदलकर इंसान बन गए हो। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुपरमैन ने नाग से कहा, चूंकि तुम शक्ल बदल सकते हो इसलिए मैं तुम्हें एक खतरनाक राज बता रहा हूं। इस सिलसिले में तुम मेरी और सारी दुनिया के इंसानों की मदद कर सकते हो। गौर से सुनो। तुम्हें शायद मालूम ही हो कि इस वक्त दुनिया एटमी जंग के किनारे पर खड़ी है। अमेरिका और रूस दोनों के पास ऐसे ऐसे एटम बम हैं जो सारी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका ने ऐसे मिसाइल तैयार किए हैं जिनके आगे एटम बम लगा होता है और जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर फटते हैं। AMX मिसाइल कहा जाता है। रूस इन मिसाइलों का राज चुराना चाहता है और इन मिसाइलों को अमेरिका में ही तबाह कर देना चाहता है ताकि दोबारा ये मिसाइल तैयार ना हो सकें और वो अमेरिका से अपनी मनमानी शर्तें मनवा सके और फिर जिस मुल्क पर चाहे एटम बम चलाकर उसे तबाह कर दे, क्योंकि फिर उसे कोई पूछने और धमकाने वाला नहीं होगा। रूस ने इस काम के लिए अपना एक खास और बड़ा खतरनाक एटमी जासूस यहाँ वाशिंगटन में भेज दिया है, जो वाशिंगटन के एटमी मरकज से MX मिसाइलों का राज चुराना चाहता है और MX मिसाइलों को तबाह करना चाहता है। अगर ये मिसाइल फट गए तो सारा वाशिंगटन खत्म हो जाएगा और इतने बड़े शहर में कोई बूढ़ा, जवान, औरत और बच्चा सलामत नहीं रहेगा। नाग ने कहा, मैं उस रूसी जासूस को कहाँ तलाश कर सकता हूँ? सुपरमैन बोला, यही तो हमें मालूम करना है। ये तुम पता चला सकते हो क्योंकि तुम परिंदा बनकर भी उसका खोज लगा सकते हो। मुझे सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि उस रूसी जासूस की एक आंख पत्थर की है मगर बिल्कुल असली लगती है। उसके साथ बड़ा खतरनाक जासूसों का गिरोह है जो सारे वाशिंगटन में फैला हुआ है। ये पत्थर की आंख वाला जासूस बड़ा चालाक और पत्थर दिल इंसान है। वो एक सेकंड में दुश्मन को जरा सी जहरीली नोक चबोकर हलाक कर देता है। नाग ने पूछा, वो कहाँ मिल सकता है? सुपरमैन ने कहा, यह मालूम होता तो मैं उसे अब तक खत्म कर चुका होता। मुसीबत यही है कि उसका खोज लगाना पड़ेगा और मैं शहर के बाजारों और होटलों में दूसरे इंसानों की तरह आज़ादी से नहीं फिर सकता। लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, एक जमघटा लग जाएगा और रूसी जासूस मेरे काबू में नहीं आ सकेगा। लेकिन तुम हुलिया बदलकर सब काम कर सकते हो, मगर यह काम तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि रूसी जासूस और उसकी टोली एटमी MX मिसाइलों के पीछे लगी हुई है। अगर वो इसका राज चुरा कर ले जाने में कामयाब हो गए तो वो ऐसे मिसाइल तैयार करके अमेरिका पर हमला कर देंगे और यहाँ के मिसाइल वो पहले ही तबाह कर चुके होंगे। नाग ने पूछा, क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि अगर उन्होंने ये मिसाइल तबाह किए तो वो भी साथ ही हलाक हो जाएंगे? सुपरमैन कहने लगा, वो इतने मासूम नहीं है, उन्होंने पहले से सारा इंतजाम कर रखा है। वो एटमी मिसाइलों की लहरों की रफ्तार मालूम करके साहिल समुंदर पर चले जाएंगे। वहाँ एक रूसी खुफिया आबदोज उनका इंतजार कर रही होगी।
वो उस अबदोज कश्ती में बैठकर समुद्र के अंदर चले जाएंगे और फिर वहां से रेडियो कंट्रोल के जरिए MX मिसाइलों को जला देंगे, जिसके बाद सारा वाशिंगटन आग का गोला बनकर भस्म हो जाएगा। नाग ने कहा, मगर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं उस शख्स को कहाँ तलाश करूं। सुपरमैन बोला, उसके लिए तुम्हें रूसी सफारत खाने को निगाह में रखना होगा, क्योंकि वह जासूस रूसी सफारत खाने में जरूर आता जाता होगा। उसके बाद जिस जगह एटमी MX मिसाइल लगे हैं तुम्हें वहां भी चक्कर लगाते रहना होगा। क्या तुम पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगियों की खातिर ये काम करने पर तैयार हो नाग? नाग ने कहा, मैं तैयार हूं। सुपरमैन मुस्कुराया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुमसे जहां भी होगे कभी कभी खुद आकर मिलता रहूंगा और इस खतरनाक मगर बड़ी अहम मुहिम में तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मैं जाता हूं, खुदा हाफिज। इतना कहकर सुपरमैन कमरे से निकलकर गैलरी में आया, बाजू हवा में फैलाए और सुर्ख बाज की तरह ऊपर हवा में उठा और आसमान पर उड़ता हुआ सितारों में कहीं गायब हो गया। सुपरमैन के प्रवास करते ही मैं पर्दे से बाहर आ गया। नाग बड़ा जज्बाती हो रहा था। मुझे देखते ही बोला, दोस्त, ये सुपरमैन तो कमाल का आदमी निकला। एक पल में मुझे पहचान गया और अब सारी दुनिया को एटम बमों की तबाही से बचाने की फिक्र में है। मैंने कहा, सुपरमैन ठीक कह रहा था। इस वक्त दुनिया तबाही के दहाने पर है। किसी मुल्क ने भी एक एटमी मिसाइल दूसरे मुल्क पर दाग दिया तो एक ऐसी भयानक जंग शुरू हो जाएगी कि आधे घंटे के अंदर अंदर दुनिया का कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। नाग बोला, इसी वजह से तो जंग नहीं हो रही कि हर एक मुल्क को पता है कि अगर मैंने एटमी मिसाइल चलाया तो मेरी भी खैर नहीं है। मैंने जवाब दिया, इसीलिए तो सुपरमैन को फिक्र है कि अमेरिका के MX मिसाइल ना तो तबाह किए जाने चाहिए और ना ही उनके राज चुरा लिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका के पास मिसाइल ना रहे और दोबारा मिसाइल तैयार करने का नक्शा भी ना रहा तो दूसरा दुश्मन मुल्क इस मुल्क पर बेधड़क एटमी मिसाइल चलाकर 15 मिनट में अमेरिका की सारी आबादी को मौत की नींद सुलाकर सारी दुनिया का फिरौन बन बैठेगा। नाग ने मेज पर हाथ मारकर कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पत्थर की आंख वाले रूसी जासूस को जहां भी मिला डस कर हलाक कर दूंगा। मैंने नाग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यारे दोस्त, जरूरत इस वक्त गुस्से में आने की नहीं बल्कि ठंडे दिल से काम लेने की है। एक रूसी जासूस के मर जाने से तबाही नहीं रुक सकेगी। तुम्हें जासूसों के पूरे गिरोह का सुराग लगाकर हुकूमत या सुपरमैन के हवाले करना है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि MX मिसाइलों के राज को चोरी होने से बचाना है, क्योंकि एक बार ये राज चोरी हो गए और अमेरिका में तहखानों के अंदर लगाए हुए मिसाइल फट गए तो फिर इस मुल्क के साथ साथ दुनिया को कोई भी मुल्क तबाही से ना बच सकेगा। ना कुछ देर टहलकर गौर करता रहा, फिर गहरा सांस भरकर सोफे पर बैठ गया। उसने मेरी तरफ पलकें झपके बगैर देखते हुए कहा, मेरे दोस्त, सारी दुनिया के इंसानों, मासूम बच्चों और औरतों की खातिर मैं अभी पिछले ज़माने में जाकर मारिया की मदद करने का प्रोग्राम मुलतवी करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले इस दुनिया के अरबों इंसानों को एटमी जंग की तबाही से बचाना है। मैं भी नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ रूस के मुल्क के प्यारे और मासूम बच्चे और बेगुनाह औरतें हलाक हों। मैं इंसान की शक्ल में हूँ और ये मेरा इंसानी फ़र्ज़ है। मैं नाग को उसके होटल में गौर व फिक्र करता छोड़कर वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया। दूसरे रोज़ मैंने उसे फ़ोन किया तो होटल के काउंटर पर बैठी अमरीकी लड़की ने मुझे बताया कि मिस्टर नागा होटल छोड़कर जा चुके हैं। मैंने पूछा, कहाँ चले गए हैं? तो उसने जवाब में कहा कि वो किसी को कुछ बताकर नहीं गए। मैंने कहा, मिस, एक बात याद रखना, अगर वो आए तो उन्हें मिस्टर नागा मत कहना, उनका नाम नाग है। अमरीकी काउंटर गर्ल हंस पड़ी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आखिर नाग ने वही किया जिसका मुझे डर था। मुझे मालूम था कि वो मेरे साथ नहीं रहेगा, बल्कि मेरी कहानी के साथ साथ रहेगा। मैं जो उनकी वापसी की दास्तान लिख रहा हूँ तो वो दास्तान के साथ साथ चलता चला जाएगा। मुझे नाग के बिछड़ने का अफसोस तो ज़रूर हुआ, मगर मैं सिवाय अफसोस के और कर भी तो कुछ नहीं सकता था। अगरचे नाग अमेरिका जैसे मॉडर्न मुल्क में बिल्कुल अकेला था, मगर मुझे इस बात से तसल्ली थी कि वो अपनी हिफाजत करना जानता है और उसके पास अपने बचाव के बड़े तरीके हैं। यहाँ से मेरा और नाग का साथ अभी तक तो ख़त्म होता है। हाँ, अगर वो मुझे दोबारा यहाँ मिल गया तो मैं फिर उसे साथ ले लूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है वो भी वाशिंगटन में ही है और मैं भी वाशिंगटन में हूँ। अब मैं आपको एक कहानी बयान करने वाला बनकर नाग अंबर मारिया की वापसी की दास्तान शुरू करता हूँ। प्यारे दोस्तों, सुनो आगे क्या होता है। नाग होटल से निकलकर रूसी सफारत खाने की तरफ रवाना हो गया। उसने होटल ही से मालूम कर लिया था कि सफारत खाने की इमारत यही है। उसने अपनी आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ा लिया था ताकि उसकी आंखों को देखकर किसी को यह ख्याल ही ना आए कि वो पलके क्यों नहीं झपका रहा। उसने एक नस्वारी रंग का सूट भी खरीद कर पहन लिया था
और सर पर हैट भी जमा लिया था। वो पूरा मॉडर्न अमरीकी बन गया था। अंग्रेजी जुबान सीखने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि अंबर नाग मारिया में इतनी ताकत है कि वो दुनिया की हर जुबान बोल और समझ सकते हैं। मारिया बेचारी तो इंसानी शक्ल में जाहिर हो गई थी, जिसकी वजह से उसे रोमन जुबान समझने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि गायब हालत से इंसानी जिस्म में आने से उसके अंदर औरत की तमाम कमजोरियां पैदा हो गई थी। यूरोप के मुल्कों की तरह वाशिंगटन में भी ज़मीन के नीचे ट्रेन चलती है, जिसे ट्यूब कहते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर ही अंदर खोदी हुई बहुत चौड़ी सुरंग में से गुजरती है और इसकी रफ्तार 70-80 मील फी घंटा होती है। वाशिंगटन की ज़मीन दोज रेल गाड़ी को मेट्रो ट्यूब भी कहते हैं। यह बिजली की मदद से चलती है। गर्मियों में इसके साफ सुथरे डिब्बे ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। इस ट्रेन का टिकट एक मशीन के अंदर पैसे डालने से खुद ब खुद बाहर निकल आता है। फिर वो टिकट एक गेट के सुराख में डालने से गेट के आगे आया हुआ लकड़ी का खूबसूरत तख्ता अपने आप परे हट जाता है। प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो अपने आप बिजली की मदद से नीचे उतरती चली जाती हैं। बस आप सीढ़ी पर खड़े हो जाएं और सीढ़ी आपको लेकर नीचे ज़मीन के अंदर चली जाएगी। नीचे जाकर रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं। एक बात यहाँ बड़ी अच्छी है कि बसों और ज़मीन के अंदर चलने वाली रेलगाड़ियों में सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं होती। अमेरिका में बहुत कम लोग सिगरेट पीते हैं। लोग इस बुरी आदत को छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि सिगरेट पीने से उम्र कम हो जाती है और फेफड़े स्याह पड़ जाते हैं। आप भी हरगिज़ कभी सिगरेट ना पिएं। अगर आपका कोई साथी आपको मजबूर भी करे कि यार थोड़ा सा सिगरेट पी लो, मुंह से धुआं ही निकाल कर फेंक दो, तो प्यारे दोस्तों उसकी बातों में ना आना और सिगरेट को हाथ भी ना लगाना, क्योंकि इस तरह से फिर आदत पड़ जाती है और फिर इंसान सिगरेट के धुएं से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाता है। तुम देख लो कि अंबर नाग और मारिया भी सिगरेट नहीं पीते। अब मैं नाग की कहानी बयान करता हूँ। नाग रूसी सफारत खाने की तरफ जा रहा था। रासलीन ज़मीन दोज रेलवे स्टेशन तक वो बस में बैठकर आया। इस बस को एक निगरो औरत चला रही थी। निगरो वो काले हबशी लोग हैं जो अमेरिका में आबाद हो गए हैं। उनमें से बहुत से मुसलमान हैं और बड़े पक्के मुसलमान हैं। ये लोग बड़े मेहनती होते हैं। रासलीन का रेलवे स्टेशन ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे जाकर है, क्योंकि यहाँ से ज़मीन की सुरंग में चलने वाली रेल वाशिंगटन के दरिया पोटावांग के नीचे से होकर गुजरती है। इंजीनियरों ने दरिया के बहुत नीचे से सुरंग खोद कर रेलगाड़ी को सुरंग में से गुजारा है। जब गाड़ी दरिया के नीचे से गुजरती है तो काफ़ी तेज़ होती है और हवा के दबाव की वजह से कान बंद होने लगते हैं। नाग अपने आप चलने वाली सीढ़ियों से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आया। यहाँ पर 1 मिनट के बाद गाड़ी आ जाती है। रेल आई, नाग उसमें बैठ गया। राजलीन से कोई 6 स्टेशन आगे फेडरल सेंटर का स्टेशन आता था। नाग को स्टेशन तक जाना था। ट्रेन में अमरीकी औरतें और मर्द बड़े सुकून के साथ सवार होकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। कोई अखबार पढ़ रहा था, किसी के हाथ में किताब थी, कोई किसी से जोर जोर से बातें नहीं कर रहा था। ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और आगे रवाना हो गई। अब ट्रेन दरिया के नीचे से गुजर रही थी। नाग को अपने कान बंद होते हुए महसूस हुए। उसने कानों में उंगलियां दे लीं। ट्रेन हर स्टेशन पर 10 सेकंड रुकती और फिर आगे चल पड़ती। फेडरल सेंटर के स्टेशन पर उतरकर नाग बिजली की सीढ़ी पर खड़ा हो गया और स्टेशन से बाहर यानी ज़मीन के ऊपर निकल आया। यह वाशिंगटन डीसी का इलाका था। यह वाशिंगटन शहर का मरकजी इलाका है और इस जगह पर अमेरिका के तमाम सरकारी दफातर हैं। वजारतों के दफ्तर भी यही हैं। वाइट हाउस, लिंकन मॉन्यूमेंट, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, जिसको मीनारे वाशिंगटन भी कहते हैं, इसी जगह पर है। अमेरिका का खलाई इदारा भी इसी जगह है। वो जो आप वाशिंगटन की गुंबद वाली बड़ी इमारत देखा करते हैं ना, वो भी इसी इलाके में है। उसे कैपिटल हिल कहते हैं। ये एक तरह से अमेरिका की असेंबली का दफ्तर है। यहाँ से कुछ दूर आगे जाकर एक ऐसा खूबसूरत इलाका आ जाता है जहाँ अक्सर गैर मुल्की सिफारत खाने हैं। रूसी सिफारत खाने का दफ्तर भी इसी जगह है। नाग स्टेशन से निकलकर सिफारत खाने की तरफ चल पड़ा। वो माल पर से होता हुआ अमेरिका के महकमा खारजा की बहुत बड़ी इमारत के आगे से निकलकर जब उस ग्राउंड के करीब आया जहाँ से मीनारे वाशिंगटन का बहुत बड़ा सब्जाजार शुरू होता था, तो उसे एक जानिब लोगों और गाड़ियों का हजूम नजर आया। उसने पहले भी महसूस किया था कि सड़क पर से पुलिस की 3-4 गाड़ियां टू टू करती तेजी से गुजरी थी और आसमान पर एक हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगा रहा था। नाग हजूम की तरफ बढ़ा। यहाँ पुलिस की कितनी गाड़ियां खड़ी थीं। उनकी छतों पर गोल सुर्ख रोशनी जल बुझ रही थी। 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी थीं। पुलिस गैस मास्क पहने तैयार खड़ी थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर लाउड स्पीकर पर लोगों को वहां से हट जाने को कह रहा था। पुलिस के सिपाही हाथों में छोटे छोटे वायरलेस सेट
यानी वाकी टाकी लिए घबराए हुए से फिर रहे थे। एक तरफ 3 औरतें रो रही थीं और अपने आप को छुड़ाकर मीनार वाशिंगटन की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। पुलिस उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी। नाग के समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि असली मामला क्या है। उसने एक निगरो से पूछा कि वहां क्या हुआ है। निगरो ने च्युइंगम चबाते हुए कहा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाकर आराम करो। नाग को गुस्सा तो बहुत आया मगर खामोश रहा। निगरो ने नाग को आंख मारकर कहा, दोस्त वो ऊपर देख रहे हो? नाग ने ऊपर देखा। निगरो ने कहा, मीनार के ऊपर देखो, तुम्हें एक आदमी नजर आएगा। उसके एक हाथ में मशीन गन और दूसरे हाथ में एक छोटा सा ट्रांसिस्टर रेडियो होगा। इस ट्रांसिस्टर रेडियो के एक बटन पर उसकी उंगली होगी और वो कुछ कहेगा, जरा इंतजार करो। पता चला कि एक सरफिरा अमरीकी मीनार के ऊपर चढ़ गया है। उसने पहले मीनार के अंदर ही अंदर चलने वाली लिफ्ट के अंदर ऊपर जाकर जगह जगह बारूद लगाया। लिफ्ट में जो 2 बच्चे सवार थे उनको दबोचकर यरगमाल बनाया और फिर ऊपर से स्पीकर के जरिए ऐलान किया कि अफ्रीका के मुल्क युगंडा के सफीर को मेरे हवाले न किया गया तो मैं इस मीनार को ट्रांसिस्टर का बटन दबाकर बारूद के धमाके से उड़ा दूंगा और अपने साथ उन 2 अमरीकी बच्चों को भी ले मरूंगा और इस मीनार वाशिंगटन को भी तबाह कर दूंगा। वो 3 औरतें जो नीचे रो रही थीं उनमें से एक उन बच्चों की माँ थी और दूसरी 2 बहनें थीं। वाशिंगटन की सारी पुलिस हरकत में आ गई। हुकूमत के महकमों में भी खलबली मच गई। युगंडा के सफीर ने पेशकश कर दी है कि मैं 2 मासूम बच्चों की जिंदगी की खातिर अपने आप को इस अमरीकी के हवाले करना चाहता हूँ, मगर ये अमरीकी हुकूमत की बड़ी बदनामी थी। क्या खबर वो युगंडा के सफीर को गोली मारकर हलाक कर दे और सारी दुनिया में अमरीका पर लान तान की जाए कि अमरीका एक सरफिरे को भी ना पकड़ सका और एक सफीर को हलाक करवा दिया। ये अमरीकी सरफिरा कभी युगंडा में रहा करता था। वहाँ के साबिक सदर ईदी अमीन के अहदे हुकूमत में उसकी जायदाद छीनकर उसे मुल्क बदर कर दिया गया था। अब वो युगंडा के सफीर को हलाक करके अपनी तबाही का बदला लेना चाहता था। पुलिस इंस्पेक्टर और अमरीकी महकमा जासूसी के अफसर लाउड स्पीकर पर उसे ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि नीचे आ जाओ, बच्चों को छोड़ दो, युगंडा में तुम्हारी जायदाद की पूरी रकम तुम्हें वापस दिला दी जाएगी। मगर सरफिरा अमरीकी किसी की बात नहीं सुन रहा था। बस एक ही रट लगाए हुए था कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर युगंडा के सफीर को मेरे हवाले न किया तो मैं ट्रांसिस्टर का बटन दबाकर अपने साथ 2 बच्चों को भी हलाक कर दूंगा। जितनी उसने मोहलत दी थी उसमें से आधा घंटा गुजर चुका था। अचानक मीनार के ऊपर गोली चलने की आवाज बुलंद हुई। साथ ही यरगमाली बच्चों की मां और बहनों की चीखें निकल गईं। इतने में एक अमरीकी का सर ऊपर मीनार पर नमूदार हुआ। यह मीनार 50-55 फीट बुलंद है और उसके अंदर ही अंदर ऊपर की मंजिल एक लिफ्ट जाती है। सरफिरे अमरीकी ने स्पीकर पर कहा, सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है। अगर आधे घंटे में युगंडा का सफीर निहत्ता होकर मीनार के अंदर न आया तो मैं बम चला दूंगा। नीचे अमरीकी पुलिस दूरबीन वाली राइफलों से सरफिरे अमरीकी के सर का निशाना ले रही थी कि वो जल्दी से पीछे हो गया। अब सिर्फ छोटा सा लाउड स्पीकर ही दिखाई दे रहा था। उसने चीख कर कहा, अगर मुझ पर गोली चलाई गई तो याद रखो मेरी उंगली बम का बटन मरने से पहले दबा चुकी होगी और फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी वाशिंगटन पुलिस पर होगी। पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ का इशारा करने से पुलिस के सिपाहियों ने अपनी राइफलें नीचे कर लीं। नाग के दिल में मासूम बेगुनाह बच्चों और उनकी बहनों और बिलखती हुई मां के लिए जबरदस्त हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ। उससे उन बेचारियों की हालत नहीं देखी जाती थी। हुकूमत युगंडा के सफीर को उसके हवाले नहीं कर रही थी और कोई ताजुब नहीं था कि सरफिरा अमरीकी ट्रांसिस्टर रेडियो का बटन दबाकर खुद भी मर जाए और मासूम बच्चों को भी हलाक कर दे। नाग ने फैसला कर लिया कि बच्चों की जान बचानी चाहिए। वह हजूम से बाहर निकलने लगा तो उसी काले हबशी निगरों ने मजाक से कहा, क्यों मिस्टर, क्या ऊपर मीनार पर जा रहे हो? और फिर कहका लगाकर हंस पड़ा। नाग के जी में आई कि पहले इस निगरों से निमट लिया जाए, मगर वक्त हाथ से निकला जा रहा था। सिर्फ 25 मिनट बाकी थे और अभी नाग को बहुत कुछ करना था। उसने निगरों को कुछ न कहा, लोगों में से निकलकर बाहर उस तरफ आ गया जहां पुलिस के सिपाही खड़े थे। नाग सीधा सुर्ख टमाटर जैसे चेहरे वाले इंस्पेक्टर के पास आ गया और करीब होकर बोला, जनाब, क्या आप मीनार वाले मुजरिम को थोड़ी देर और बातों में लगा सकते हैं? अमरीकी पुलिस इंस्पेक्टर ने गौर से नाग की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर तुम कौन हो? नाग ने कहा, मैं बड़ी खास चीज हूं और ऊपर मीनार पर जो सरफिरा अमरीकी बम लिए खड़ा है उसे पकड़ना चाहता हूं। नाग का इतना कहना था कि इंस्पेक्टर ने अपने एक सिपाही से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि वो कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था कि किसी आदमी की जरा सी जज्बाती कोशिश से सरफिरा अमरीकी गुस्से में
आ जाए और बम चला दे। सिपाही नाग की तरफ हथकड़ी लेकर बढ़ा। इंस्पेक्टर का यह ख्याल था कि यह शख्स जज्बात में आ गया है और जरूर कोई ऐसी हरकत कर बैठेगा जिससे सरफिरा अमरीकी बम से मीनार को उड़ा देगा। चुनाचे उसे अभी काबू करके रखा जाए। नाग ने कहा, मैंने क्या जुर्म किया है? इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुम्हें अमने आमा में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूं। नाग बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी वाशिंगटन की सारी पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर ने चीख कर सिपाही को हुक्म दिया, इसे हथकड़ी लगाकर वैगन में बंद कर दो। सिपाही ने नाग का हाथ पकड़कर हथकड़ी लगा दी, मगर पलक झपकने में नाग का हाथ हथकड़ी में से गायब हो चुका था। नाग भी गायब हो चुका था। इंस्पेक्टर हक्का बक्का होकर सिपाही का और सिपाही इंस्पेक्टर का मुंह तकने लगा। इर्द गिर्द खड़े लोगों को पता ही न लगा कि वहां से एक आदमी गायब हो गया है, क्योंकि सब ऊपर मीनार की तरफ देख रहे थे जहां सरफिरा अमरीकी स्पीकर पर ऐलान कर रहा था, 20 मिनट बाकी रह गए हैं। अगर मेरा मुतालबा न माना गया तो मैं इन बच्चों को, अपने आप को और इस मीनार को बम से उड़ा दूंगा। नाग एक छोटी सी जर्द रंग की चिड़िया की शक्ल में उड़ता हुआ मीनार के ऊपर जाकर दीवार पर उस जगह बैठ गया जहां सरफिरा अमरीकी बच्चों को रस्सी से बांधे झुक कर बैठा स्पीकर पर बोल रहा था। यह एक अधेड़ उम्र का अमरीकी था और शक्ल से कोई पागल आदमी लगता था। बच्चे सहमे हुए बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बहकर खुश्क हो गए थे। वो फटी फटी डरी डरी आंखों से पागल अमरीकी की तरफ देख रहे थे। पागल अमरीकी के करीबी फर्श पर एक ट्रांसिस्टर पड़ा था जिसमें से एक तार निकलकर नीचे मीनार में उस जगह जा रही थी जहां उसने बारूद लगा रखा था। लिफ्ट खड़ी थी, उसका दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर 2 मशीन गनें रखी थी। बच्चों ने चिड़िया को देखा। एक बच्ची ने चिल्लाकर कहा, प्यारी चिड़िया, मेरी मां से कहो हमें यहां से निकाल ले। पागल अमरीकी ने बच्ची को झिड़क कर कहा, खामोश बदबख्त चुड़ैल की बच्ची। पागल अमरीकी ने नाक की तरफ जोर से हाथ हिलाकर शी की आवाज निकाली। वो चिड़िया को उड़ाना चाहता था। नाग उड़कर लिफ्ट के अंदर आ गया और इससे पहले कि पागल अमरीकी उसे पकड़ने की कोशिश करता, नाग ने एक मक्खी का रूप बदला और दीवार के साथ चिमट गया। पागल अमरीकी ने इधर उधर देखा, फिर सोचा कि शायद चिड़िया उड़ गई है और स्पीकर पर नीचे खड़ी पुलिस को धमकियां देने लगा कि मैं 15 मिनट बाद बच्चों को हिला करके एक एक करके इनकी लाशें नीचे फेंक दूंगा। दोनों बच्चे इतना सुनकर रोने लगे। पागल अमरीकी ने जोर से उनके मुंह पर थप्पड़ मारे। बच्चे खौफ से चुप हो गए। नाग ये सब कुछ देख रहा था। उसे सख्त गुस्सा आया, मगर इस वक्त गुस्से की नहीं अक्लमंदी की जरूरत थी, क्योंकि बम के बटन वाला ट्रांसिस्टर रेडियो पागल अमरीकी ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। नाग की जरा सी गलती से पागल अमरीकी बटन दबाकर धमाके से उड़ा सकता था। नाग ने एक पल के लिए सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो सांप बन जाएगा तो वहां अफरा तफरी फैल सकती थी और इस अफरा तफरी में पागल अमरीकी बम का बटन दबा सकता था। उसने फैसला किया कि सबसे पहले तो उसे इस तार को काट देना चाहिए जो ट्रांसिस्टर रेडियो के जरिए नीचे बम तक गई हुई थी। नाग उड़कर मीनार के अंदर ही अंदर से नीचे सीढ़ियों में आ गया। वो मक्खी से गुलहरी बनकर दीवार को तकने लगा। तार नीचे जा रहा था। नाग ने तार को मुंह में लेकर कुतर कर काट दिया। बम बेकार हो गया था। अब उसे बच्चों की जान बचानी थी, क्योंकि पागल अमरीकी गुस्से में आकर बच्चों को हलाक कर सकता था। उसके हाथ में पिस्तौल था। वक्त बहुत कम रह गया था, मगर नाग को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अब बम नहीं चल सकता, मगर बच्चों की जान खतरे में थी। नाग गुलहरी की शक्ल में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक तरफ होकर गौर से पागल अमरीकी को देखने लगा। वो पिस्तौल हाथ में लिए दीवार के साथ खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था। उसने अपना सर नीचे कर रखा था ताकि नीचे से कोई गोली न मार दे। बच्चों की हालत बड़ी खराब हो रही थी। उन्होंने अब फिर रोना शुरू कर दिया। पागल अमरीकी ने उनकी तरफ पिस्तौल का रुख करके चीख कर कहा, हराम खोरो, खामोश ना हुए तो गोली मार दूंगा। बच्चे को कुपाते हुए होंठों के साथ एकदम चुप हो गए। पागल अमरीकी ने स्पीकर में चिल्लाकर कहा, 5 मिनट रह गए हैं। अगर मेरा मुतालबा पूरा ना हुआ तो ये इमारत बम के धमाके से उड़ जाएगी। नीचे अफरा तफरी मची थी और गाड़ियों के सायरन की आवाजें बुलंद हो रही थी। अचानक नीचे से सुपरमैन का शोर बुलंद हुआ। नाग ने देखा कि नीले आसमान पर सुर्ख लिबास में उसका दोस्त सुपरमैन हवा में उड़ता मीनार की तरफ चला आ रहा था। पागल अमरीकी ने मुंह उठाकर ऊपर देखा और स्पीकर का रुख आसमान की तरफ करके चिल्लाया, सुपरमैन, अगर तुमने मीनार पर आने की कोशिश की तो याद रखो, इन दोनों बच्चों का खून कर दूंगा। नाग ने देखा कि सुपरमैन मीनार के करीब आते आते एक तरफ को घूम गया। उसने बुलंद आवाज में पागल अमरीकी को मनाने की कोशिश की कि वो बच्चों को रिहा कर दे, मगर पागल अमरीकी न माना और उसने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा,
अगर अब तुमने कोई बात की तो मैं इस इमारत को बम से उड़ा दूंगा। सुपरमैन हवा में खड़ा था, उसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा था। वो बच्चों की जिंदगियों से नहीं खेल सकता था। सुपरमैन वापस मुड़ गया। उसके वापस जाते ही पागल अमेरिकी ने स्पीकर पर ऐलान किया, 1 मिनट रह गया है। मैं पहले एक एक करके बच्चों की लाशें नीचे फेंकूंगा। नीचे औरतों की चीखों की आवाजें बुलंद हुईं। अब नाग इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बारीक स्याह काले सांप की शक्ल बदली और दीवार के साथ साथ तेजी से रेंगता हुआ पागल अमेरिकी के पांव के पास पहुंच गया। बच्चों ने शोर मचाया, सांप! पागल अमेरिकी ने चौंक कर नीचे देखा। उसके पांव के करीब एक काला बारीक सांप कुंडली मारे बैठा था। उसने पिस्तौल का रुख सांप की तरफ कर दिया। वो गोली चलाना चाहता था, मगर उसे यूं लगा जैसे उसकी उंगलियां उसका कहना नहीं मान रही। उसके हाथ में जान नहीं रही। उसकी टांगें लरजने लगीं। नाग अपना काम कर चुका था। उसे पूरा यकीन था कि जो जहर उसने अभी अभी एक फुहार की शक्ल में पागल अमेरिकी के कपड़ों पर फेंका है, वो हाथी को भी 1 सेकंड में नीचे गिरा दे। इसलिए जब पागल अमेरिकी ने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया तो वह सुकून से बैठा रहा, और फिर ऐसा ही हुआ। बड़ी मुश्किल से 1 सेकंड गुजरा होगा कि पागल अमेरिकी ऐसे गिरा जैसे कटा हुआ दरख्त गिरता है। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था, मगर उसका जिस्म, उसका हाथ, उसकी उंगलियां बेजान हो चुकी थी। सहमे हुए बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि इसे अचानक क्या हो गया है। नाग रेंगता हुआ सीढ़ियों में आ गया। यहां उसने हल्की सी फुनकार मारी और फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। ऊपर आकर सबसे पहले उसने बच्चों को तसल्ली दी, उन्हें प्यार किया और उनके हाथ पांव खोल दिए। बच्चे बेहद खुश हुए। नाग ने स्पीकर का रुख नीचे की तरफ करके चिल्लाकर कहा, मैंने मुलजिम को बेहोश कर दिया है, गोली मत चलाना, मैं बच्चों को लेकर नीचे आ रहा हूं। नाग ने जो जहर पागल अमेरिकी पर फेंका था वो उसे 24 घंटे बेहोश रखने के लिए काफी था। एक हेलीकॉप्टर उड़कर ऊपर आ गया। नाग ने हाथ हिलाया। बच्चों ने भी खुशी से हाथ हिलाए। हेलीकॉप्टर में पुलिस इंस्पेक्टर सवार था। उसने दूरबीन से जब बच्चों को आजाद और पागल अमेरिकी को बेहोश पड़े और उसी नौजवान को खड़े देखा जिसने उससे कहा था कि क्या आप पागल अमेरिकी को 10-20 मिनट तक बातों में लगा सकते हैं, और जिसकी गिरफ्तारी का उसने हुक्म दे दिया था, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो हैरान था कि ये नौजवान मीनार पर कैसे पहुंच गया। नाग बच्चों को साथ लेकर लिफ्ट में आ गया। उसके बंद स्विच को खोल दिया और लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जब लिफ्ट नीचे पहुंची और नाग मासूम बच्चों को साथ लेकर मीनार से बाहर निकला तो लोग खुशी से उछल उछल कर तालियां बजा रहे थे। बच्चों की मां और बहनों ने उन्हें सीने से लिपटा लिया। उनकी आंखों में खुशी से आंसू बह रहे थे। नाग से हर कोई हाथ मिला रहा था। बच्चों की मां और बहनें नाग का बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर नाग को एक तरफ ले गया और उससे पूछा कि वो मीनार पर कैसे पहुंचा। नाग ने आहिस्ता से आंख मारकर कहा, यह तुम सारी जिंदगी नहीं समझ सकोगे इंस्पेक्टर। तुम्हारा मुजरिम ऊपर मीनार में बेहोश पड़ा है और बम का तार मैंने काट दिया है। इतना कहकर नाग हजूम को परे हटाता बाहर निकल गया। लोग उसको अभी तक देखे जा रहे थे। अचानक सामने वही निगरो आ गया जिसने यह कहकर नाग का मजाक उड़ाया था कि मिस्टर, तुम मीनार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि नाग ने पागल अमेरिकी को पकड़वाकर बच्चों की जान बचाई है। उसने नाग के करीब आकर मजाक करते हुए कहा, क्यों मिस्टर, मीनार की सैर कर आए? नाग ने कहा, हाँ, क्या तुम सैर करोगे? निगरो ने कहका लगाकर कहा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मीनार पर नहीं जा सकता। नाग ने चश्मा उतार दिया और निगरो को घूर कर देखा। निगरो को यूं लगा जैसे किसी जहरीले सांप की 2 आंखें उसे तक रही हों। वो कुछ घबराकर पीछे हटा। नाग ने निगरो की गर्दन पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया। दूसरे ही लम्हे एक स्याह काला सांप निगरो की गर्दन से चिमटा फुंकार रहा था और दहशत के मारे निगरो का सारा जिस्म थरथरा रहा था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए, मगर किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निगरो की गर्दन से सांप को उतारे। निगरो के हलक से खौफ की वजह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। जब नाग ने देखा कि निगरो को काफी नसीहत मिल चुकी है तो वो उसकी गर्दन से उतरकर नीचे घास से गुजरता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। शाम हो चुकी थी जब नाग वाशिंगटन के दरियाए पोटामिक के पार उस इलाके में पहुंचा जहां गैर मुल्की सफारत खानों की खूबसूरत इमारतें थीं। यहां उसने बहुत जल्दी रूसी सफारत खाने को तलाश कर लिया। बाहर अमेरिकी सिपाही पहरा दे रहे थे। नाग उस सफारत खाने को इसलिए निगाह में रखना चाहता था कि उसे पत्थर की आंख वाले रूसी जासूस की तलाश थी जिसे वाशिंगटन में अपने साथियों के हमरा MX मिसाइलों को तबाह करने और उनका राज चुराने के लिए भेजा गया था। उनका प्रोग्राम यह था कि वो MX मिसाइलों के जमीन के अंदर के तहखानों में खुफिया
और बड़े ही ताकतवर टाइम बम लगाकर और MX मिसाइलों का राज चुराकर समुद्र के किनारे एक खास जगह पहुंच जाएंगे, जहां से आधी रात को एक आबदोज कश्ती उन्हें लेकर समुद्र के अंदर चली जाएगी और पीछे मिसाइल फटकर पूरे वाशिंगटन और बाल्टीमोर के इलाके को जलाकर भस्म कर देंगे। ये बड़ा खतरनाक और तबाहकुन प्रोग्राम था और नाग इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए वहां आया था और उसे पत्थर की आंख वाले जासूस की तलाश थी, जो जासूसों का सरदार था, जासूसों का लीडर था। नाग कुछ देर दरख्तों के पीछे खड़ा सिफारत खाने को देखता रहा। वो उस इमारत की एक एक शय अपने जहन में बिठा रहा था। उसे मालूम था, जैसा कि सुपरमैन ने उसे बताया था, कि पथरीली आंख वाला जासूस उस सिफारत खाने का जासूस है और यहां से ही वो हिदायत हासिल करता है। सिफारत खाने पर एक बड़ी सी पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। इमारत में खिड़कियों पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। नाग ने सोचा कि उसे उस इमारत के करीब ही किसी जगह रहना चाहिए ताकि वो उसे निगाह में रख सके। वो दरख्तों में से निकलकर दरिया के किनारे आ गया। यहाँ उसे एक बिल्डिंग के ऊपर होटल के अल्फाज चमकते हुए नजर आए। वो उस तरफ चल पड़ा। एक होटल होता है और एक मोटल होता है। मोटल वो होता है जहां आप अपनी मोटर कार को साथ ही ले जाकर अपनी मर्जी के मुताबिक खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में मोटर गाड़ियों को खड़ी करने की बड़ी मुसीबत है। नाग ने सोचा कि वो उसी मोटल में एक कमरा लेकर रहेगा। ये होटल 6 मंजिला था। उसने यहाँ आकर एक कमरा लिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। वो सोच रहा था कि सुबह को अपना मिशन शुरू करेगा। उसका प्रोग्राम यह था कि सुबह एक परिंदा बनकर सिफारत खाने के दरवाजे के पास वाले दरख्त पर बैठकर पथरीली आंख वाले जासूस का इंतजार करेगा। रात हो रही थी, अगरचे नाग को नींद की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने सोचा कि कुछ देर इंतजार करना चाहिए। उसने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर जबरदस्त बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है। नाग ने घड़ी को देखा, रात के 12 बजे थे। खिड़की का पर्दा हवा में उड़ रहा था। अचानक नाग ने महसूस किया कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें ऐसी थी जैसे 5-6 आदमी मिलकर लंबे लंबे सुर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता डरावनी आवाजों में गाने की कोशिश कर रहे हों। नाग ने उठकर खिड़की का पर्दा हटाया और शीशे में से बाहर देखा। दूर अंधेरी रात में बिजली चमकी तो उसे कुछ आदमियों के साए गोल दायरे में रुक रुक कर कदम उठाते नाचते नजर आए। बिजली दूसरी दफा चमकी तो नाग ने देखा कि उन आदमियों के सरों पर दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखें बंधी हुई थी। नाग ने फैसला किया कि चलकर देखा जाए ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। वो मोटल से बाहर आ गया। तूफानी और अंधेरी रात में सड़क सुनसान थी और बारिश हो रही थी। नाग ने सांप का रूप बदला और रेंगता हुआ उस जगह की तरफ चला जहां उसने अजीबोगरीब लोगों को रक्स करते हुए साए देखे थे। नाग बड़ी तेजी से जा रहा था। उसने वो सारी जगह देख डाली। वहां कोई आदमी नहीं था। गाने की आवाजें भी अब नहीं आती थी। सिर्फ बादल की गरज, बिजली की कड़क और बारिश की आवाजें थी। नाग को अचानक किसी इंसान के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन इंसान की शक्ल में आ गया और आवाज पर कान धरे। ये किसी औरत के कराहने की आवाज थी। नाग आवाज की तरफ बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा था। अब बिजली कभी कभी चमकती थी। अचानक बिजली बड़ी तेजी से चमकी और नाग ने अपने सामने जमीन पर जो कुछ देखा उसे देखकर मारे दहशत के उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। इतनी सर्दी में भी नाग को वो दहशतनाक मंजर देखकर पसीना आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। बिजली दूसरी बार चमकी तो नाग ने एक आदमी का सर देखा। आदमी सारा जमीन के अंदर दफन था। सिर्फ उसका सर जमीन से बाहर था और उसके मुंह से हल्की हल्की कराहने की आवाजें निकल रही थीं। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। जमीन में गर्दन तक दफन ये आदमी कौन था? नाग की पथरीली आंख वाले जासूस से कहां मुलाकात हुई? ये सब हालात जानने के लिए मुलाहिजा कीजिए इसी कहानी की अगली किस्त 154 नंबर पथरीली आंख वाला जासूस नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।